बहुत बढ़िया। तो तुम लोग तो क्लासेस चल रही है बड़ी हेक्टिक, वेरी गुड। तो पढ़ाई कर लो। For those of you who are preparing for the next year prelims, ये dates बड़े काम की होती है for your reference, because एक प्रीलिम से दूसरे प्रीलिम्स तक का कंपटीशन है। So you can now practically give yourself 1 year to prepare for this exam. So ये अच्छा मौका होता है इस टाइम पर अपने आप को रीसेट करने का। So कि अब बोला जा सकता है कि 1 साल की एग्जाम है और 1 साल की एग्जाम की प्रिपरेशन है। So वेरी गुड भावना, बहुत बढ़िया। So आप पढ़ाई कर लो। ओके, मेरी तो छुट्टियां स्टार्ट हो गई है। ओके, अब तुम्हारी भी छुट्टियां होनी चाहिए। नहीं सर, हमारी भी छुट्टियां हो गई। कौन है यार इतना अच्छा लिखा है इसने? प्राण देश, बहुत ही सॉलिड यार, क्या सॉलिड समराइजेशन है। युवराज, वेरी गुड। प्रवीण, भरद्वाज, भावना, वेरी गुड। तुम तो इम्प्रेस कर दिए तुमने, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। युवराज, शांतनु, हेमंत, वैशु, सलूनी, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें मैं अच्छा बच्चा अवार्ड भिजवा रहा हूँ। ओके, जल्दी बोलिए कंपनी से। और आरती, वेरी नाइसली डन, बहुत बढ़िया, ग्रेट ज्योति। तो आज का टॉपिक, अरे मिल भी गया, अरे भरद्वाज मिल भी गया। ओहो, मैं अच्छा तुमने बता दिया, वरना मैंने इसको निकाल देना था नौकरी से। ऑलराइट, फेयर। तो यूनियन एंड टेरिटरी करेंगे। तो एक छोटा टॉपिक करेंगे और आज ही खत्म कर देंगे। ओके एवरीवन, ऑलराइट। तो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट स्मॉल टॉपिक, तो आज ही हम खत्म करेंगे। ऑलराइट, ग्रेट। सो वेरी गुड आनंद, बहुत बढ़िया। सो इसी पॉइंट पे मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट्स ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा हुआ सर आपने कमेंट्स ऑफ कर दिए सर, हम लोग इमोट हो जाते हैं। अच्छा, इससे पहले हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून। ओके, to make most of these series, follow the following steps. Please watch previous class videos at least 3 times each. At least 5 बार भी पढ़ सकते हो, 8 बार भी पढ़ सकते हो। Especially if you are joining in the middle of the course. Make sure all the previous sessions are thoroughly revised before you come to the class. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर रिवाइज नहीं किया तो तुम हमारी क्लास में आओगे, तुमको सब कुछ ग्रीक एंड लैटिन लगेगा। रीड एनसीईआरटी बुक्स, ये आदत बना लो। क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी कर लो। फिर जैसे आप ये बोलोगे ना सर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है कि सर पुरानी वाली पढ़नी है कि नई वाली पढ़नी है, कोई भी पढ़ो, कोई तारीफ पढ़ो, लेकिन दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर कंटिन्यू रीडिंग लक्ष्मीकांत। यस, रीड न्यूज़पेपर्स, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एवरी डे। सर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है क्या? बहुत अच्छा लगता है, पढ़ो। रेगुलर डाउट सेशंस होंगे, जब एक कंसिडरेबल पोर्शन हो जाएगा फिर मैं खुद डाउट सेशन अरेंज कर लूंगा। बहुत जरूरी है मेंटेन डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द क्लास। यहाँ पर मुझे ऐसा बताया गया था, अनअकैडमी ने मुझे फोन करके बोला कि सिद्धार्थ सर यूपीएससी स्टूडेंट्स, फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स के लिए क्लास है, इसीलिए यहाँ पे पढ़ाओ। ओके, अगर तुम ऐसे चाय की टपरी टाइप बात करोगे अपने को नहीं जमता बाबा। सो मेक श्योर दैट यू मेंटेन decorum. Any disturbing, any foul, any personal, any political comments will not be tolerated. मैं उसी टाइम में ब्लॉक कर दूंगा, फिर तुम्हें बड़ा बुरा लगता है। तो मैंने तो बड़े दुश्मन खड़े किए हुए इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे, मेरे तो बड़े सारे दुश्मन खड़े हुए जिनको मैंने इतने बार ब्लॉक किया। तो उनको तो वो मौका तलाश करते हैं कहीं से तो कुछ ना कुछ मेरे बारे में बुरा बोलने को। तो मैंने कहा करने दो यार, ऐसा भी कोई दुनिया में जिसे कोई ना बुरा करे। ओके, सो ऐसा क्या होता है? सो मेक रनिंग नोट्स ऑफ द क्लास, जो आजकल तुम लोग कर रहे हो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। नो पीडीएफ शैल बी शेयर्ड अनलेस डीम्ड रियली नेसेसरी बाय द एजुकेटर। बीइंग लेट फॉर द क्लास विल एडवर्सली अफेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। समय पे आइए, मेंटेन पंक्चुअलिटी। और ये हिंदी और अंग्रेजी में दोनों को कंबाइन करके पढ़ाऊंगा। कृपा करके किसी एक सब्जेक्ट में या किसी एक भाषा के लिए मेरे को ना बोला जाए। तो मेरे पीछे मत पड़ा जाए सर प्लीज इंग्लिश में पढ़ाइए, या फिर प्लीज सर आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, ऐसा वाला अपने को नहीं समझता होगा। ओके, तो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं है, मैं आम बोलचाल की भाषा में बात करूंगा। दैट शुड बी इनफ। Join my Telegram channel and Unacademy app for updated information. आज का टॉपिक यूनियन एंड टेरिटरी। भारत हमको जान से प्यारा है, थोड़ा ब्यूटीफुल थिंग। सो हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, हम पढ़ेंगे फेडरेशन, हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म, हम पढ़ेंगे चैलेंजेस, हम पढ़ेंगे कुछ ट्रिविया। एवरीवन इज रेडी? गिव मी अ थम्स अप। यस और नो? तो हम पूरा का टॉपिक खत्म कर देंगे। ओके सर, तो ये पूरा इंडिया है सर? हाँ, ये पूरा इंडिया है। अच्छा, अभी के लिए ये जो कलर्ड पार्ट है वो इंडिया है, थोड़े टाइम के बाद अपन ये सब कुछ ले लेगा। ओके, ओह ये भी ले लोगे? यस, ये सब कुछ ले लेगा। अभी के लिए ये अपना थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इंडियन आर्मी का दिल करेगा ना एक दिन शंघाई अपना। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आया? सो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। अब बड़े आराम से बैठो और समझने की कोशिश करो। अकेले रहने में ना कोई फायदा नहीं। ओके, हिंदी पिक्चरों में होता है अकेले हैं तो क्या गम है, ये सब हिंदी पिक्चरों में होता है।
आमतौर पे जियो पॉलिटिकली अकेले रहने में कोई फायदा नहीं होता, बड़ा डर बैठा होता है। ओके, एक छोटा सा स्टेट, एक छोटा सा आइसोलेटेड स्टेट को कभी भी कोई भी खा जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके, हम लोगों ने ये चीज होते हुए देखी, नोटिस किया कि ये जो छोटे स्टेट्स है ना, ये कोशिश करते हैं कि बड़े यूनिट्स बनाए। एंड व्हेन आई से बड़े यूनिट्स, आई मीन पॉलिटिकल यूनिट्स। तो ऐसी ही एक कहानी थी जिससे कि बनना स्टार्ट किया व्हाट आर नोन एज फेडरेशंस। व्हाट आर दे कॉल्ड एज फेडरेशंस। तो फेडरेशन होता है when two or more than two political units, when two or more than two political units combine, अच्छा, and when two or more than two political units combine, okay, just one second please. When two or more than two political units combine, then they also decide the distribution of power or the division of power between them. मेरी बात ध्यान से सुनो. When two or more than two political units combine, with division of power decided between them, कि भैया मेरी ये पावर है, तेरी ये पावर है, मेरी ये पावर है, तेरी ये पावर है, then it is called as a federation. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? When two or more than two political units combine with division of power decided between the two of them, that is called as federation. So India जो है, India, right? India को क्या हम फेडरेशन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? क्या इंडिया एक ट्रू फेडरेशन है या नहीं है? व्हाट इज द फेडरल स्पिरिट इन इंडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी की सारी चीजें जो मेंशन्ड है या जो समझने की बात है, वो आज की क्लास का टॉपिक है। सो मैंने बाबा साहब को फोन किया सुबह सुबह फोन कर देते सर। हाँ, मेरी छुट्टियां स्टार्ट हो गई ना, सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन स्टार्ट हो गया, मैं कभी भी फोन कर सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो, तुम्हें मेरे चेहरे पे से रंग नहीं दिख रहा? हाँ सर, हाँ हाँ वाह, थक गए यार, वाह, ओके। सो छुट्टियां छुट्टियां होती है, ऐसे कुछ मर्जी बोला है, स्कूल में भी ऐसे लगता है, कॉलेज में भी ऐसे लगता है, बाद में भी ऐसे लगता है, छुट्टियां छुट्टियां होती है, ओके, है ना? हाँ सर, छुट्टियों का एक अलग ही आनंद आता है। मतलब मेरे चेहरे पर ग्लो आ रहा है, ग्लो, वेरी गुड सर। हाँ सर, बिल्कुल सर। तो तुम लोग नहीं मिल रही, तुम लोग पढ़ाई करो। हाँ, तुम लोग खुश हो रहे हो, तुम लोग भी पढ़ाई है। हाँ, ओके सर, मेरी छुट्टियां होगी सर, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, बहुत आनंददायक। सो द सिचुएशन हियर इज, वो बोले सर क्लास की टाइमिंग चेंज कर दो। अब क्या करूं, सुबह कर दो? और मैं ना थोड़ी देर उठ जाऊं? मेरा मेरा सुबह से यही सब स्टार्ट होगा, योगा का टाइम। हद हो गई है, ये टाइम ठीक है यार, सोने दो यार थोड़ी देर यार, हद हो गई सर। सो द सिचुएशन वाज, मैंने बाबा साहब को फोन किया, मैंने कहा बाबा साहब चरण स्पर्श। बाबा साहब बोले हाँ बेटा, क्या से आना हुआ? मैंने कहा इंडिया जो है बाबा साहब, वो फेडरेशन है? बोले हाँ। बाबा साहब इंडिया फेडरेशन है? बोले हाँ। बाबा साहब अलाउ मी टू स्लाइटली, अगर हम आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे एवरीवन, अगर हम आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे, नहीं दिख रहा, क्योंकि उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। So part 1 of the constitution, the union and its territory. India that is Bharat shall be a union of states. मैंने कहा बाबा साहेब हमारे यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है। मैंने अभी अभी आपसे पूछा कि इंडिया फेडरेशन है, तो आपने बोला इंडिया फेडरेशन है, बट आपने तो लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बाबा साहब बोले सिद्धार्थ तू है ना बहुत ही नादान परिंदा है, तेरे को यही नहीं समझ में आता कि यूनियन ऑफ स्टेट्स भी एक तरीके का फेडरेशन ही है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो बाबा साहब? बोले यस, ओके। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, स्टक हो रहा है क्या, लैग है क्या? ओहो,
all okay? Is it okay now? हर्षद फेमस होगा, ओके ठीक है ठीक है हर्षद, देखो ये भी मुझे बताना है ना, तुम्हें कोई सच्चाई बताता नहीं, ओके? तो सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा अदब के साथ होना चाहिए, यू अंडरस्टैंडिंग? मजाक भी हमेशा अदब के साथ, मैनर्स के साथ होना चाहिए, ओके? ये एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, वरना जोकर बन जाता है इंसान। समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सो चीप वर्ड्स करके जो बातें या बेकार का टाइम पास करके बोलता है उसको सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं बोलते, उसको जोकरगिरी बोलते हैं। सो थोड़ा सोच समझ कर क्या करो, क्योंकि तुम्हारी चाय की टपरी पे चलता है। Alright, everyone has understood? So India, that is Bharat, shall be a union of states. Alright. So India, that is Bharat, shall be a union of states. So बाबा साहब ने मेरे को बोला सिद्धार्थ, जो फेडरेशन है उसका एक टाइप है यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू नाउ बेटर। सो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सो अब एक ही बार में, एक ही झटके में तुमको एक मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन परमानेंटली समझ में आ जाएगा। सो पहले मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं 18th सेंचुरी में, तो ऑनवर्ड्स ऑफ 1776। सर 1776 ये कब जाना है सर? 1776 जो है ये 4 जुलाई 1776 की बात है सर। ये तो यूएसए की बात हो रही है। यस, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 4 जुलाई 1776 को सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। ओके, नाउ ध्यान से सुनना, ओके? गेट रेडी एंड वेरी वेरी क्लियरली गेट रेडी। तो तब थे छोटे छोटे स्टेट्स, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2। बिल्कुल ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, ये तुम्हें बहुत दूर तक साथ देगा। स्टेट नंबर 3, स्टेट नंबर 4, स्टेट नंबर 5, स्टेट नंबर 6। ये छोटे छोटे स्टेट्स थे। ऐसे देखो, ये छोटे छोटे स्टेट्स है। यस सर, छोटे छोटे स्टेट्स। ये छोटे छोटे स्टेट्स ने, सुनो मेरी बात, ये क्या है? नोनू स्टेट नंबर 1, नोनू स्टेट नंबर 2, नोनू स्टेट नंबर 3, नोनू स्टेट नंबर 4, ऐसे ऐसे नोनू स्टेट्स। ओके, नोनू स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स, ध्यान से सुनना, स्मॉल स्टेट decided to come together to form a large political unit or a large state। क्या लाइन बोली मैंने क्या बोली सर? आपने बोला स्मॉल स्टेट्स डिसाइडेड टू कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज स्टेट। सबने लिख लिया? सब लोग ये लाइन लिखेंगे, स्मॉल स्टेट्स डिसाइडेड टू कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज स्टेट। तो मैंने नोनू स्टेट को फोन किया, मैंने कहा नोनू स्टेट तुम लोग कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज स्टेट क्यों किए? बोले सिद्धार्थ अकेले रहने में बहुत डर लगता है बाबा, छोटे छोटे स्टेट्स है, इंग्लैंड खा जाएगा, मेक्सिको खा जाएगा, लार्ज स्टेट बनाएंगे। मैंने कहा अच्छा, तो क्या बनाए? ध्यान से सुनना, लाइन को पकड़ो, सारा खेल लाइन पकड़ लेगा। Small states decided to come together to form a large state called as United States of America। लाइन समझ में आ रही है या नहीं बेटा? इतने प्यार से तुमको ट्विंकल लिटिल स्टार में पढ़ा दिया होता ना तो तुम चैंपियन बन चुके होते। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका was formed as a large unit by coming together of small states। सर एक मिनट रुक जा, क्या हो गया यार? टेंशन हो गया? टेंशन ये है सर कि कीवर्ड ये नहीं है, कीवर्ड ये है। क्या है सर? फैसला है। फैसला, फैसला करने की मर्जी भी तो होनी चाहिए ना सर, पावर भी तो होनी चाहिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि स्मॉल स्टेट्स ने फैसला किया, इसका मतलब है वो उससे पहले फैसला करने के लिए आजाद थे। मैं आजाद हूं, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सॉवरेन स्टेट्स थे जिनके पास पावर थी टू टेक अ डिसीजन, इसीलिए दे वर एबल टू कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज स्टेट। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? Everyone has understood the line। बेटा ऐसे बनते टॉपर्स। ओके, so now you understand this। so sovereign states decided to, अब लाइन पकड़ते जा रहे हो सर आप, तो मैंने क्या बोला, इसमें एक वर्ड ऐड कर रहा हूं मैं, स्मॉल sovereign states came together to form a large state called United States of America। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? वेरी गुड वेरी गुड सर, हमको सब समझ आ गया। आप क्या बना रहे हो सर? आप मेरे बड़े प्यारे प्यारे डायग्राम से, मेरे को सब लोग बोलते हैं सिद्धार्थ डायग्राम बनाया तो तूने बनाया, वरना क्या बनाया? क्या बात कर रहे हो? देखो ये सॉफ्टवेयर की गलती है, वरना लाइन स्ट्रेट थी।
फिर क्या हुआ? अब मैं तुम्हें टाइम मशीन में बिठा के लेकर जा रहा हूँ। ओके, अब हम आ रहे हैं 1947 1950 पीरियड के बाद। हाँ सर, तो 1940, अरे सर ये तो इंडिया की बात है। हाँ अरे तुम्हें याद है? यस। सो ये अब हम इंडिया की बात करें। सो इंडिया ना, इंडिया जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए ना, तो इंडिया ऐसा एक लार्ज यूनिट था। सर इसका नाम क्या था? इंडिया था ना बाबा? अच्छा, एक लार्ज यूनिट था। तो जो इनिशियल फाउंडिंग फादर्स थे, जो इनिशियल मंत्री थे, द इनिशियल थिंकिंग टैंक्स थे, द इनिशियल प्राइम मिनिस्टर साहब थे, इन्होंने सोचा कि ये इतनी बड़ी इंडिया को गवर्न कैसे करेंगे। मैंने कहा हाँ ये बात भी ठीक है। तो ये इंडिया की इतनी बड़ी गवर्नमेंट को, इतने बड़े एरिया को कैसे गवर्न करेगा? सो इंडिया डिसाइडेड, ध्यान से सुनना, इंडिया डिसाइडेड टू कार्व आउट, क्या वर्ड यूज किया? कार्व आउट। क्या वर्ड यूज किया? CARVE, कार्व आउट स्मॉल स्टेट्स फ्रॉम द लार्ज पॉलिटिकल यूनिट। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सो इंडिया डिसाइडेड दैट फ्रॉम अ लार्ज यूनिट वी विल कार्व आउट small states. Small states. Are you understanding this or not? This way we will hold these units together. मैंने क्या बोला? We will hold these units together and hold these units together to be able to be called as a large country. सर एक अजीब सी प्रॉब्लम है। क्या? दूर से देखो सर, इसको दूर से देखो सर, कि यहां पर ये सॉवरेन स्टेट्स थे, इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया। इंडिया ने जिन स्टेट्स को बनाया वो पहले से सॉवरेन नहीं थे, ये तो आपने बनाया ना। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। सो इंडिया भी एक फेडरेशन ही है, लेकिन इट इज नॉट मेड अप ऑफ constituent sovereign states. It is not made up of constituent sovereign states. It is holding together small political units. America is sovereign states coming together to form a large state. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो प्रॉब्लम कुछ और है सर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि तुम आंखें बंद कर लो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं आंखें बंद करो प्लीज। नहीं सर, हम एक बार स्क्रीन पे देखते ना, तो हम आंखें नहीं बंद कर सकते। तो मैं तुम्हारे सामने एक जादू का टोकरा खोल रहा हूं। क्या है सर ये क्या है? सर ये है बहुत सारे स्क्वायर्स। नहीं, इज इट वन लार्ज स्क्वायर? तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में, क्या बात करो। हाँ, इज इट वन लार्ज स्क्वायर मेड अप ऑफ मेनी small squares joined together? Or choice number B. So choice number B, sir, is it a large square divided into many small squares? Oh, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने आंसर दे दिया वो पास हो गया, बाकी फेल हो गए। सर क्या आंसर है? क्या आंसर है सर? सर इसका आंसर क्या है सर? ओके, वेरी नाइस। सो प्राची ने बिल्कुल पकड़ लिया सर, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। ओके, तो यार कुछ लोग ए और बी अभी भी बोल रहे हैं, तुम लोग को आईक्यू की सच में प्रॉब्लम है यार। तुम लोग च्यवनप्राश के इंजेक्शन लिया करो बाबा। ओके, जब तक तुम इस प्रोसेस को देखोगे नहीं, ओके, जब तक तुम इस प्रोसेस को देखोगे नहीं कि ये मैंने कैसे बनाया है, तब तक तुम इसको देख नहीं सकते कि ये एक लार्ज बॉक्स है मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल स्क्वायर्स, या फिर ये लार्ज स्क्वायर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल स्क्वायर्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सो बड़े अजीब होते हैं यार लोग। तुम लोग आईक्यू प्रैक्टिस किया करो, तुम पाकिस्तान की तरफ मत देखा करो, इंटेलिजेंट हो जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ओके, च्यवनप्राश खाया करो सुबह सुबह उठ के। 4 किलो च्यवनप्राश खाया करो। 4 किलो? 4 चम्मच मेरा मतलब था। अच्छा, वो मेरा इमोशन निकल गया। 4 किलो। ओके, सो ये किसी को पता नहीं चलता। इन अदर वर्ड्स, बाहर से देखकर दोनों सेम ही लगते हैं। दिस इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन हाउ इट वाज मेड। In the same way, my friends, United States of America is a large square made up of many small squares coming together or joined together. This is called as true federation. और India
India is a large square divided into many small squares which are held together, holding together, hence called as a quasi-federal state. What is it called as? Quasi-federal state. लेकिन इसी quasi-federal state को हम describe करते हैं as union of states. तो union of states जो है, जो union of states है, वो भी एक तरह की फेडरेशन ही है. It is also together two political units. लेकिन ये कहलाता है holding together type of federation. क्या बोल कहलाता है? Holding together type of federation. ये कहलाता है coming together type of federation. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? तो एक दिन जो यूएसए है ना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास सारे नोनू स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, टेक्सास ने, वॉशिंगटन ने, नवादा ने, सब ने फोन किया, बोला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ज्यादा होशियारी नहीं करने का, तुम हो यूएसए बिकॉज ऑफ अस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम्हारी क्रिएशन इज बिकॉज ऑफ मी. ओके, तो ज्यादा होशियारी नहीं करने की. इंडिया ने एक दिन, ये कौन है सर? इंडिया, इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया ने एक दिन नोनू स्टेट्स को फोन किया और नोनू स्टेट्स को बोला, नोनू स्टेट्स ज्यादा होशियारी नहीं करने का, समझ लो कि नहीं? ओके, तुम लोग मेरी क्रिएशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? मैं जब चाहूं तुमको ऑल्टर कर सकता हूं, जब चाहूं मैं पंजाब को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में और हिमाचल में अलग कर सकता हूं, जब चाहूं मैं स्टेट ऑफ बॉम्बे को महाराष्ट्र और गुजरात में अलग कर सकता हूं, जब चाहूं मैं आंध्र और तेलंगाना को अलग कर सकता हूं, जब चाहूं मैं बिहार को बिहार और झारखंड में कर सकता हूं, जब चाहूं मैं उत्तराखंड बना सकता हूं, मेरी मर्जी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए बोला जाता है कि हम आमतौर पे फेडरेशन की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन हमारे पास जो मेन पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. इसलिए बोला जाता है वी आर अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टिल्ट. क्या बोलते हैं इसको? ये लाइन पक्का पकड़ लो. व्हाट आर वी सेइंग? वी आर अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टिल्ट. क्या बोलते हैं सर इसको? सर इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टिल्ट. सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मेरा बच्चा समझ लो कि नहीं समझ लो? वी आर अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टिल्ट. सबको समझ में आ गया? ये लाइन भूलने का नहीं. तो वैसे सर यार ये लाइन आपने तो बोली नहीं ना, मैं क्यों बोलूंगा? तो ये वेरे ने बोली थी. ओके, ये किसने बोली थी? केसी वेरे की स्टेटमेंट है. वी आर अ क्वासी फेडरल स्टेट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो वेरे ने एक्चुअली ये वर्ड यूज किया था. वेरे ने एक्चुअली ये वर्ड यूज किया था विद रेफरेंस टू कनाडा. ओके, और अगर एक और एग्जांपल है, कनेडा जल्दी है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो कनेडा और इंडिया दा स्ट्रक्चर एक होएगा. केड़ा है सर? क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेट. सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन? सबको समझ में आ गया? यस और नो? सो वी आर अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेट. एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन? सो ये स्टोरी यहां तक क्लियर हो गई. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड. हमारे पास लिखा है क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेट. तो मैं बाबा साहब के पास दोबारा गया. मैंने कहा बाबा साहब अब मेरे को समझ में आ गया. अब क्या समझ में आ गया? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. वो भी एक तरह का फेडरेशन ही है, वो भी एक तरह का फेडरेशन है, बट इट इज अ होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन. सर ये जो स्टेट्स है ये कहां लिखे हुए? हाँ, ये स्टेट्स और उनकी टेरिटरीज ओके लिखी हुई है इन द फर्स्ट शेड्यूल. क्या लिखा हुआ सर? इन द फर्स्ट शेड्यूल. ओहो, कौन सा शेड्यूल सर? फर्स्ट शेड्यूल. कौन सा शेड्यूल? फर्स्ट शेड्यूल. ये देखो लिखा हुआ है स्टेट्स, आंध्र प्रदेश. तो टेरिटरीज कौन से आंध्र प्रदेश में है, असम में कौन से है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दिस इज द वन व्हिच इज कॉल्ड एज फर्स्ट शेड्यूल. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन है. तो टेरिटरीज ऑफ इंडिया को मेंशन कहां किया गया है सर? फर्स्ट शेड्यूल में. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? एकदम समझ गए. सो हमारे कॉन्टेक्स्ट में वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है वो होता है क्वासी फेडरल डेमोक्रेसी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको क्या समझ आ गया क्या सर? क्वासी फेडरल डेमोक्रेसी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लिखा हुआ है कि वी आर अ क्वासी फेडरल डेमोक्रेसी. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो मैंने बाबा साहब को फोन किया. मैंने कहा बाबा साहब हम लोग फेडरेशन है या नहीं है? बाबा साहब बोले तू तंग कर रहा है मेरे को. मैंने कहा बाबा साहब ऐसे में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना मेरे को और ओवर द लर्नर्स को. बोले सिद्धार्थ है, लेकिन हमारा फेडरेशन और कमिंग टुगेदर अलग अलग टाइप का होता है.
जो इसको ट्रू फेडरेशन बोलते हैं। ध्यान से सुनना, ओके? ये एक बात समझ जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ओके सर, ट्रू फेडरेशन, ध्यान से सुनना। ओके, दूसरा क्या है सर? दूसरा इज, और इधर कर लेते हैं। ओके, दूसरा इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, इसको क्वासी फेडरेशन, ये है ना, वेरे अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है। वो बोला कि जो फेडरेशन है वो फेडरेशन है, बाकी सब क्वासी फेडरेशन है। ये कोई बात है क्या? तुम्हारा एक टाइप है, हमारा एक टाइप है। यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो यूनियन ऑफ स्टेट्स एक और टाइप का फेडरेशन है, उसी को इसने क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टेरिटरी बोल दिया। और तीसरा एक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज कॉन्फेडरेशन। तो अगले 10 मिनट अगर तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, वैसे तुम लोग को मेरी क्लास अटेंड करने के बाद ये तो लग ही रहा होगा कि तुम्हारी बुद्धि पर ज्यादा जोर पड़ने लग गया। हाँ सर, इतने हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया जिंदगी में। ओके, अभी तक तो हम छोटा भीम ही पढ़ते रहते थे, तो तुमको अब फोकस करना आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो ट्रू फेडरेशन, यूनियन ऑफ स्टेट्स और कॉन्फेडरेशन। अब समझने की कोशिश करो, मैं जैसे बना रहा हूँ ध्यान से, ठीक है? पहले मैं नूनू सा डायग्राम बनाऊंगा। सर आपके डायग्राम नहीं लिखे जा रहे। अरे देखो नहीं यार सर, ओए होए, इतना नूनू डायग्राम, नजर ना लगे। ओके, नजर मत लगाना, आंखें बंद कर लो। ओके, ओए होए, मेरे को सिविल इंजीनियर होना चाहिए था। नहीं नहीं, एक और अच्छा एक और बनेगा। हे भगवान, अरे ये देखो, ओए होए, इतना सुंदर डायग्राम देखा ना जा रहा मेरे से। ओए होए, एक और सर, बस कर दो सर, इतने सुना हमने, तपस्या करनी है। अरे एक और सुनो यार, सुनो, बहुत ही बढ़िया सर, ब्रिलियंट ब्रिलियंट डायग्राम। चलो सर, इससे आगे, अब इससे आगे देखा नहीं जा रहा, अब बताओ। ओके, तुम नोटिस कर रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत गिवन टाइप, ये सबका एक डेफिनेशन तो डाला जा सकता है क्या सर? ये सब लोग स्मॉल यूनिट्स हैं और इन्होंने लार्ज यूनिट में बने हुए। यस और नो? हाँ सर। अब सारा खेल है कि ये फिर भी अलग अलग है। बताओ सर, सब लोग एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अलग अलग है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सब लोग अलग अलग, ये एक जैसे लग रहे हैं, दूर से सारे के सारे एक बड़ा सा केक लग रहा है। हाँ सर, ऐसा लग रहा है ये बड़ा सा केक है, फिर छोटे छोटे केक के टुकड़े। ओके, अब सारा खेल ये है कि कैसे बना। ये था सर कमिंग टुगेदर, ये था होल्डिंग टुगेदर। ओके, बात सर दूर से बड़ा सा केक ही लग रहा है। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, सबको समझ में आ रहा है ये सब? अब ध्यान से सुनना। तो पहला एग्जांपल है मेरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक लार्ज यूनिट है, एक लार्ज यूनिट है, और नोनो स्टेट्स ने अपनी मर्जी से इनको ज्वाइन किया, यानी कि दे हैव कम टुगेदर। जब दे केम टुगेदर तो दे वर सॉवरेन स्टेट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुना। एवरीवन इज रेडी? दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रू फेडरेशन। ट्रू फेडरेशन में जो लार्ज यूनिट है वो इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। क्या होता है सर? इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा यूएसए तू जरूर रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? यूएसए तोड़ा नहीं जा सकता। इनके बीच में कमिंग टुगेदर यानी कि एक अग्रीमेंट हुआ हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यूएसए टूट नहीं सकता। मजेदार बात कुछ और भी है। मजेदार बात यह है कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स है, जो नोनो स्टेट्स है, वो भी नहीं तोड़े जा सकते। यानी कि वॉशिंगटन स्टेट भी नहीं तोड़ सकता, टेक्सास भी नहीं टूटेगा, नवादा भी नहीं टूटेगा। Everyone has understood this or not? मेरी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? Everyone has understood. फ्लोरिडा भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं टूटा। So there are indestructible नोनो स्टेट्स और indestructible large unit। ना तो यूएसए को तोड़ा जा सकता है, ना वो छोटे छोटे यूनिट्स को तोड़ा जा सकता है। समझ लो कि नहीं समझ लो? यहां तक सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में? Everyone has understood this one. So USA, the large unit is indestructible and the small states are also indestructible. ठीक है सर? सर इंडिया के बारे में बोलो, इंडिया के बारे में। इंडिया कैसे हुआ? इंडिया आया सर बाय कमिंग टुगेदर, नहीं होल्डिंग टुगेदर। सो इंडिया इज अ लार्ज यूनिट। सर इंडिया भी ना टूट नहीं सकता। एकदम सही बात है। ये मेरा इंडिया, ओ प्यारा इंडिया। सो ये इनडिस्ट्रक्टेबल है। इंडिया एक लार्ज यूनिट है, ये इनडिस्ट्रक्टेबल है। यस सर, भारत हमको जान से प्यारा है। लेकिन जो नोनो स्टेट्स है, अच्छा, वो तोड़े मरोड़े जा सकते हैं। क्या बात करो सर, क्या बात करोगे? इतना क्या सरप्राइज हो रहे हो? मालूम नहीं क्या तुमको? क्या मतलब? हमने स्टेट ऑफ बॉम्बे को बॉम्बे और गुजरात में डिवाइड, महाराष्ट्र और गुजरात में तोड़ दिया। पूरी बाबू, बिहार को बिहार और झारखंड में तोड़ दिया। हाँ सर। यूपी में उत्तराखंड निकाल दिया। यस और नो? आंध्रा को आंध्रा और तेलंगाना में डिवाइड कर दिया। ये क्या है मेरे बच्चे? यूनिट्स आर डिस्ट्रक्टेबल। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पल्ले पड़ा प्लेन लैंड कितना, नहीं लैंड कितना, समझ लगे नहीं? इतने प्यार से तुमको स्कूल में पढ़ा दिया होता ना तो तुम 12th में आईएएस बन जाते।
सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? ओके। तो मेरा तीसरा सुंदर सा डायग्राम, सर ये तीसरा डायग्राम क्या है सर? तीसरा डायग्राम अपन का है कॉन्फेडरेशन का। सर एग्जांपल तो दो। अच्छा एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन। ओहो, ईयू 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 नहीं बोलते, यूरोपियन यूनियन। ओके अच्छा, ईयू, ओके, ई डॉट यू डॉट, ओके। तो यूरोपियन यूनियन, ओके। सो यूरोपियन यूनियन कैसे बना? सो यूरोपियन यूनियन ना, जैसे कंट्रीज है, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, पहले इंग्लैंड भी था, ऐसे ऐसे ये लोग कंट्री ने वॉलंटरली केम टुगेदर। हाँ सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? हाँ सर। सर ये तो जैसा ही हो गया, यूएसए जैसा हो गया, वॉलंटरली केम टुगेदर टू फॉर्म अ यूरोपियन यूनियन। समझ लो कि नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया या नहीं समझ में? तो इन्होंने बोला कि बाबा अपने को है ना एक यूरोपियन यूनियन बनाने का है, उसने एक करेंसी रखने की है, उसको यूरो रखने का, जो आजकल बड़ी महंगी होती जा रही है। सर चिंता मत करो सर, कोई बात नहीं। अच्छा, सो वॉलंटरली केम टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज यूरोपियन यूनियन। तो हमारे पास क्या बन गया सर? तो हमारे पास बन गया लार्ज यूनिट मेड अप ऑफ मेनी मेनी स्मॉल यूनिट्स। तो इसमें पता चला एक लार्ज यूनिट बन गया सर, ये कंट्री से भी बड़ी बन गई। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, बेल्जियम आ गया, सब लोग मिलकर एक बड़ी सी ईयू बनाया। वेरी गुड। अब क्या हुआ? अब इंटरेस्टिंग है। तो यूरोपियन यूनियन, ध्यान से सुनना, इज द लार्ज पार्ट। यस सर। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम एक्सेट्रा, ये सब आर स्मॉल यूनिट्स। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। मजेदार बात सुनो, क्या मतलब? यूरोपियन यूनियन एक कॉन्फेडरेशन है which has been formed as a large unit by coming together of small units। लेकिन ये कल हो ना हो। क्या मतलब? ये कल हो ना हो। ये यूरोपियन यूनिट कल हम खत्म भी कर सकते हैं, मतलब चले हमको नहीं बनाना यूरोपियन यूनिट, ओके। तो हम इसको डिस्ट्रक्टेबल मानते हैं, लेकिन कल यूरोपियन यूनियन रहे ना रहे, हाय हाय हाय, फ्रांस रहेगा, इंग्लैंड रहेगा, जर्मनी रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स इंडिस्ट्रक्टेबल। समझ में आया या नहीं? तुम्हारी जिंदगी का कितना मेजर नर्क मैंने खत्म कर दिया। मालूम है? कभी बुक से पढ़ना, चक्कर खा के गिर जाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? तो होश उड़ जाता है आदमी को जब स्कूल, जब ये बुक में से पढ़ा जाता है। तो मेरी दोस्त थी कि बलाएं लो मुझे, हाथ उठाकर दुआएं दो, मैंने तुमको आईएएस बना दिया। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में? तो बड़े बड़े 30 मार्क खाए ना, बोलते हैं हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं पढ़ाया जाता बेटा, स्टाइल होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ आया? तो जब कमिंग टुगेदर होता है स्ट्रक्चर, ये कमिंग स्ट्रक्चर है ट्रू फेडरेशन, यूनियन ऑफ स्टेट, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट। सब वो अभी बोले सर, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। आई लव डेमोक्रेसी। ओके, एवरीवन इज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझना। इसीलिए मैं डेमोक्रेटिक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, सिर्फ मोदी जी संभाल सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, सो सारा सिचुएशन यहाँ पर ये है, okay, that USA is a true federation, union of states is holding together type of federation, and confederation is also there, but इसमें फर्क है। यहाँ पर large unit is indestructible और small units are also indestructible। यहाँ large unit is indestructible, small unit is destructible, large unit is destructible, small units are indestructible। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this one. Everyone has understood. So ये पढ़ाने के बावजूद मुझे बहुत ही लो आईक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। सो उनका हालत ये है इसलिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही सपना देखा सर। एक दिन सुबह उठे ये लोग, अच्छा, तो एक दिन इनको अचानक करने को कुछ नहीं था, तो ये लोग सुबह उठ गए जल्दी से। फिर सुबह उठे, इन्होंने मुंह हाथ धोया, चाय पी, और इनको एक आइडिया है। क्या आइडिया है? क्यों ना मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं? क्या बात है, करने को कुछ नहीं, आईएएस ऑफिसर बन जाते। फिर ये लोग गए, सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे, पापा मम्मी, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची। बोले देखो आप लोग है ना हमसे इज्जत से बात नहीं करते हो, मैं आईएएस ऑफिसर बन रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड? तो सब लोग की आंखें ऐसे बिल्कुल चमक गई। क्या बच्चा आईएएस बने? बोले आपने देखा है वो धमाकेदार एंट्री वाला वीडियो? मैं भी गॉगल्स लगाता हूँ, बहुत स्मार्ट लगता है बाबा, ओके। उस दिन से लेकर आज तक ये सिर्फ उस धमाकेदार एंट्री के वीडियो बार बार देखे जा रहे हैं। क्या बात करो सर? हाँ, एनसीईआरटी खोलने का इनको फुर्सत नहीं है, न्यूज़पेपर खोलने का इनको दिल नहीं करता। आई यू अंडरस्टैंड? सो इनकी हालत वैसी है। तो ये सर धमाकेदार एंट्री, ये रोज सुबह सर शीशे के सामने गॉगल लगा के खड़े हो जाते हैं। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और एक वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने इन सपनों को पूरा करने के लिए एनसीईआरटी क्लास डाली है,
ओके सुबह से शाम न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो अब तुम कौन से लाइफ में कौन से पार्ट में हो वो तुम देख लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आया कि नहीं? तो इनको बोलोगे तो ये अभी भी उल्टा सीधा कुछ ना कुछ पूछते चले जाएंगे। सबको समझ में आया? तो ये धमाकेदार एंट्री है ना, ये बाद में होगी अगर होगी तो। ओके अभी पढ़ाई कर लो। ओके आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया या नहीं सर? तो ये तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए ऑफ विद रिगार्ड्स टू दिस पार्ट। सो द सिचुएशन इज वेरी वेरी डेंजरस। मैंने फिर बाबा साहब को फोन किया। सर आप बाबा साहब को इतने बार फोन करते सर? हाँ मैंने बाबा साहब को फोन किया। सो ये देखो ये बोले सर रशिया एंड अफ्रीका इज अ ट्रू फेडरेशन और यूनियन ऑफ स्टेट्स। वेरी गुड सर, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये सपने में बता देना कि सर अफ्रीका कौन सी कंट्री का नाम है तो मेरे को बता दो। हाँ सर। ओहो वेरी गुड सर, भरत ने पकड़ ही लिया, अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट। लेकिन सर पूछना बनता है ना सर, हम इंस्टाग्राम की फोटो लेंगे फिर अपने दोस्तों को दिखाएंगे सिद्धार्थ सर से मैंने क्वेश्चन पूछा। ओके सिद्धार्थ सर के पास जवाब ही नहीं था, मैंने पूछा था। ओके सर सो ये तो हाल है। ओके सो डोंट वरी। तो इनको इंडिया के बारे में मालूम नहीं सर। सर ये तो पाकिस्तान वाला हाल है, अपनी देश की कैपिटल मालूम नहीं, दूसरों की कैपिटल पे सवाल जवाब करते हैं लोग। ओके तो अपना मालूम नहीं, अफ्रीका के बारे में पूछ रहे हैं, नेवर माइंड। सो अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया। तो आज तक हमने क्या पूछा सर? हमने पढ़ा फेडरेशन। हमने पढ़ा फेडरेशन तीन तरीके का होता है। एक होता है ट्रू फेडरेशन, इसको लाइन पकड़ना ठीक है, अगर मेंस में भी क्वेश्चन आ गया तो याद रखना इट इज होल्डिंग टुगेदर, आई एम सॉरी इट इज कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। कमिंग टुगेदर वॉलंटरी थे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स थे वो सॉवरेन स्टेट्स थे जब उन्होंने फैसला किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और इन लोगों में जो सॉवरेन स्टेट्स में इनमें जो लार्ज यूनिट बना, इनमें जो लार्ज यूनिट बना वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, और जो स्मॉल यूनिट्स में वो भी इनडिस्ट्रक्टिबल है। ये अग्रीमेंट के बेस पे साथ में आए। अग्रीमेंट मालूम है कौन साइन कर सकता है? तो एक दिन मेरा बेटा है ना, ओके एक मेरा छोटा बेटा है ना, वो 8 साल का है, तो उसने ना साइन किया, बोला पापा मैं आपके लिए एक एग्रीमेंट साइन करके आया, तो आप भी साइन कर दो। मैंने कहा क्या साइन करना है? तो बोला कि पापा आप ना रोज मेरे लिए ना 4 चॉकलेट्स लेकर आओगे। मैंने कहा नादान परिंदे, तू अभी माइनर है, ओके यू कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, तू को सॉवरेन होना पड़ेगा, यानी कि मेजर होना पड़ेगा, है ना। पापा से और बात भी अच्छे अच्छे सीख लो, सिर्फ वकालत ही सीख रहे हो, है और कुछ नहीं सीखोगे तुम, है ना। आई यू अंडरस्टैंडिंग? एग्रीमेंट लेकर आ गया, ओके चल फुटे मुंह निकल यहाँ से। आई यू अंडरस्टैंडिंग? फिर वो चला गया। तो बोला कोई बात नहीं पापा, फिर मुलाकात होगी जब हम 18 साल के होंगे ना, फिर आपसे बात करूंगा। मैंने कहा तब का तब देखते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? तो एग्रीमेंट होने के लिए तुम्हें सॉवरेन होना जरूरी है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? तो everyone has understood, yes or no? On the other hand is the union of states. क्या बोलते हैं सर? The other hand is union of states or union. Okay, तो union जो है वो holding together type of federation है। क्या मैंने बोला? होल्डिंग टुगेदर। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं था। क्यों एग्रीमेंट क्यों नहीं था सर? एग्रीमेंट क्यों नहीं किया सर आपने? अरे बाबा कैसा करने का ना, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट सॉवरेन ईच नहीं थे। अच्छा तो एग्रीमेंट कैसा करने का? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको जाना। अच्छा तो क्या हुआ? तो लार्ज यूनिट जो था वो तो इनडिस्ट्रक्टेबल रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन जो स्मॉल यूनिट था वो डिस्ट्रक्टेबल है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this one? सबको समझ में आया या नहीं समझ? Everyone has understood? Yes or no? तो मुझे तो ये वाले जो टॉपिक्स है ना, इनको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब इंटरनलाइज हो जाएगा। जैसे हमारी क्लास में मुझे इतना ताज्जुब होता है, ओके मुझे इतना खुशी होती है और इतना ताज्जुब होता है कि इस क्लास में अभी भी मुझे भरत दिखाई दे रहा है, मुझे अभी भी कीर्ति दिखाई दे रही है, सोनी दिखाई दे रहे हैं, वैशु दिखाई दे रहे हैं, भरद्वाज दिखाई। इन लोगों ने ये टॉपिक 5 बार 6 बार देख लिया होगा, लेकिन बेटा मेरे दिल से दुआ निकलती है तुम लोगों के लिए। क्या शिद्दत है तुम्हारे में यार। दे आर स्टिल पार्टिसिपेटिंग और चुपचाप से दे आर स्टिल नॉट शोइंग ऑफ। ये बड़ों को पॉलिटी पढ़ा सकते हैं, पढ़ना तो दूर की बात है, ये लोग पढ़ा सकते हैं, लोग मेरे स्टूडेंट्स होने के नाते तो वो अलग है, ये लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी आएंगे। तो बेटा तुम्हारी कंसिस्टेंसी को सलाम, भगवान करे ऐसे ही तुम धीरे धीरे मसूरी पहुंचो, उसके आगे भी निकलो। सो दिस इज होल्डिंग टुगेदर। अब यहाँ पर एक छोटे से पॉइंट है, क्या हो गया सर? तो ये अग्रीमेंट बेस्ड नहीं है, यू अंडरस्टैंड, और इसीलिए इन शब्दों में चेंज है। तो एक दिन मैं न्यूयॉर्क गया, तो मेरे को न्यूयॉर्क में जा रहा था, तो मेरे को एयरपोर्ट पर रखा, बोला व्हाई हैव यू एंटर्ड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरे को बड़ा अच्छा लगा वर्ड। मैं वापस आया, तो जब मैं वापस आया तो मेरे को इमिग्रेशन वाले ने रोका, बोला तुम कहाँ पर आए, कहाँ गए थे? मैं कहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गया था मैं। तब तक एक्सेंट आ जाता है आदमी ना, 15 दिन भी यूएसए रहता है ना, एक्सेंट में बात करने लग जाता है। तो मैंने बोला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गया था, अब मैं वापस आया हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया में। क्या? इमिग्रेशन वाला मेरा मुंह देख रहा है, बोला क्या बोला तू? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बोला की बोले या क्यों? अचानक एक्सेंट हो गया मेरा। मैंने कहा यार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया में आया। तो उसने बोला नादान परिंदे,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसीलिए यूनाइटेड बोलते हैं बिकॉज वो ट्रू फेडरेशन है. इंडिया इज यूनियन ऑफ इंडिया बिकॉज हम एक क्वासी फेडरल या फिर सेकेंड टाइप ऑफ फेडरेशन. स्पेलिंग का डिफरेंस समझो. समझ में आ रहा है या नहीं है? दिस इज नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ. पल्ले पड़ रहा है या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? समझ. एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस. सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया है और इसमें थर्ड वाला जरूर पकड़ लेना. जो थर्ड वाला टॉपिक है वो है कॉन्फेडरेशन. कॉन्फेडरेशन भी कमिंग टुगेदर ही है. ओके, कॉन्फेडरेशन भी कमिंग टुगेदर ही है. कॉन्फेडरेशन भी एग्रीमेंट बेस्ड है. कॉन्फेडरेशन भी सॉवरेन स्टेट्स के बीच में होता है. ओके, तो इस हिसाब से तो सर ये अमेरिका ही लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो गया. क्यों? क्योंकि इसमें जो लार्ज यूनिट है, ओके, जो लार्ज यूनिट है वो डिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन जो स्मॉल यूनिट्स है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है. एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन. एक्चुअली अमेरिका भी जब शुरू हुआ था तो कॉन्फेडरेशन था. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब अमेरिका शुरू हुआ था, ओके, तब अमेरिका भी कॉन्फेडरेशन था. ओके, वो बाद में फेडरेशन बन गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सो यहां तक की है हमारी कहानी. इसी खुशी में लेंगे हम 5 मिनट्स का ब्रेक. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आया या नहीं समझ? बहुत ही बढ़िया. अरे वाह, क्या सॉलिड समराइजेशन दिखती है. श्रुति, ऐश्वर्या, ज्योति, मुकुल, वीके, हिमांशी, निधि, रविंद्र, मधुसूदन, सोनालिका, वीरेंद्र. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. ग्रेट. सलोनी, शांतनु, कीर्ति, यार युवराज, मैं तुम सबको अच्छा बच्चा अवार्ड देने वाला हूँ. दिशा, विनी, बहुत ही बढ़िया. तो तुम सबको मिलेगा अच्छा बच्चा अवार्ड. अनुभव, हर्षदीप, दिशा, भावना, रोहित, पूजा, प्रियांजलि, वैशु, सलोनी, शिवांगी, युवराज, एस्पिरेंट, ऋषभ. अब अच्छे आ जाए, तुम्हें अच्छे होने लगे. शिवानी, निशा, चेतना, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू. वेरी गुड. डॉक्टर सुजीत, मीनाक्षी, दिशा, सलोनी. इस टाइम पूरा लबासना टीम सेट लाइफ फिर से बनेगा. प्रीति, आरती, आस्था. आई लाइक इट. आई रियली लाइक दिस पार्ट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जानवी, वेरी नाइस. मुझे बड़ी खुशी हो गई, दिल मेरा खुश हो गया. वेरी गुड. इसी खुशी में कॉफी पी लूंगा. वेरी गुड. Yes, Bharat. All right. So, यहाँ तक सबको क्लियर है? All right. I want to say big thank you. आपकी वजह से मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है. इसमें सेकंड टाइम आपके कोर्स में. बहुत अच्छे से. ग्रेट सोनालिका, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. All right, sir. Very good, Ashti. बहुत बढ़िया. Great, Neelam. Thank you very much. So, तो दिव्यांशु बोले सर ईयू के बीच में एग्रीमेंट है तो फिर डिस्ट्रक्टेबल कैसे हुआ? लोगों की शादी होती है तो डिवोर्स कैसे हो जाता है? वाह वाह सर, वाह वाह, कमाल. यू अंडरस्टैंड? तो उसमें एक एग्जिट क्लॉज है. सिंपल सी बात है. वाह सर, हद थोड़ा हो गया. एग्रीमेंट में लिख दिया हम जब मर्जी अलग हो जाएंगे. यू अंडरस्टैंड? ओके.
वादा तो टूट जाता है। सबको समझ में आया कि नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो या तो मेरी बात नहीं समझ रहे सब? ओके, अच्छा ओके। सो आगे समझते हैं। आगे देखते हैं। तो मैं फिर बाबा साहब के पास गया। सर आप फिर बाबा साहब के पास गए? बाबा साहब बोले नलायक तो फिर आ गया। मैंने कहा बाबा साहब एक क्वेश्चन है मेरे कैसे? मैंने कहा बाबा साहब हम लोग है ना, फेडरेशन है ये, हम एक टाइप ऑफ फेडरेशन है, हम मान गए। हमारा टाइप ऑफ फेडरेशन यूनियन कहलाता है, मैं मान गया। मैंने कहा बाबा साहब मैं ना वकील हूँ। तो बाबा साहब मतलब? मैंने कहा अपने को ना बाबा साहब सिर्फ रिटन वर्ड पे विश्वास है। ओके, वादा तो टूट जाता है। तो ये जो इंडिया है, इंडिया, ओके, ये इंडिया एक टाइप का यूनियन है। इंडिया जो यूनियन है उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स है, ओके, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स जो है ये होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है। क्या है बेटा ये? सॉरी, ये क्या है सर? सर ये होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है। क्या है सर? होल्डिंग टुगेदर। सर वैसे विचित्र बातें करते हो ना आप लोग, मतलब क्या होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन कैसा हो सकता है? अग्रीमेंट तो है नहीं, तो ये हेल्ड टुगेदर कैसा होगा? ये बात भी ठीक है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? या सोचने वाली बात है। सर होल्ड कैसे करोगे सर? हाथ पकड़ के बैठ जाओगे क्या? सो होल्डिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशन है लेकिन अग्रीमेंट नहीं है। तो अग्रीमेंट नहीं है तो कोई डर नहीं। ओके, आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन हेल्ड टुगेदर रहेगा कैसे? ये तो टूट जाएगा। बाबा साहब बोले यही बात है। बोले सिद्धार्थ तेरी फैमिली है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बाबा साहब कैसी बात है सर? मेरी फैमिली है। तो एक पापा होते हैं, मम्मी है, बेटे है, भाई है, बहन है, दादाजी, दादी जी, काका जी, मामा जी, लाला जी, चाचा जी, ताया जी, फूफा जी, ऐ जी, ओ जी, सब जी, पढ़ले जी, सारे जी। इनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि ये जहां जाते हैं साथ में रहते हैं, मुश्किल आती है साथ में रहते हैं, इंजॉयमेंट होती है साथ में रहते हैं। इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। मैंने कहा नहीं बाबा साहब बेटा इसलिए तो समझ में नहीं आता ना बेटा। हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है बेटा, हमारे पास स्पिरिट है। हमारे पास हम अग्रीमेंट के तौर पे भाई नहीं है, हम भाईचारे के नाम पे भाई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमारे बीच में फीलिंग है, उस फीलिंग के तौर पे हमारे अंदर फेडरलिज्म है। क्या है हमारे अंदर? फेडरलिज्म। सो इज इंडिया एक्सप्रेसली अ फेडरेशन? लाइन पकड़ो मेरा बच्चा, मैंने क्या बोला? इज इंडिया एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली मतलब लिखा हुआ है क्या कि हम फेडरेशन है? मैं तो बाबा नहीं लिखा हुआ, लेकिन इंडिया में है स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमें किसी अग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम फिर भी हम साथ साथ हैं। और इस फेडरलिज्म की हम इतनी इज्जत करते हैं कि इस फेडरलिज्म को हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माना है। केशवानंदा भारती एक केस था जो कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा। लोग ना सपने देख लेते हम पढ़ेंगे आईएएस ऑफिसर। मैं गारंटी से बोलता हूँ 70% लोगों को केशवानंदा भारती केस नहीं मालूम होगा। ओके, बट फिर भी ये हाल है। केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973 में इंडिया ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हटाया जा सकता, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और वो उस बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्पाइट अ बेसिक स्ट्रक्चर, इंडियन फेडरेशन नहीं लिखा सर, क्या लिखा है? इंडियन फेडरलिज्म। ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पल्ले पड़ा या नहीं? सो हमारे पास फेडरेशन नहीं है बाबा, हमारे अंदर फेडरलिज्म है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो सबको समझना है। सो इंडियन फेडरलिज्म, तो हमारे अंदर जो स्पिरिट है दैट इज फेडरलिज्म, और उस स्पिरिट की हमारे यहाँ पर इज्जत होनी चाहिए ना। व्हाट इज फेडरेशन? सर फिर से फेडरेशन, हाँ फेडरेशन सर होता है, फेडरेशन जो होता है ना सर वो ये होता है कि टू और मोर देन टू पॉलिटिकल यूनिट्स कमिंग टुगेदर, टू और मोर देन टू पॉलिटिकल यूनिट्स कमिंग टुगेदर विद डिविजन ऑफ पावर। तो हमारे को अगर फेडरलिज्म मेंटेन करना है, अगर हमें फेडरलिज्म मेंटेन करना है तो हमें ये डिवीजन ऑफ पावर बड़े ध्यान से रखना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वरना बड़ा भाई छोटे भाई को डोमिनेट करेगा, यूनियन स्टेट को डोमिनेट करने लगेगा। तो जो कुछ भी हमारे बीच में डिवीजन ऑफ पावर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही डिफाइन करेगा, ताकि कोई इस फेडरलिज्म की स्पिरिट से छेड़खानी ना कर सके। सर एग्जांपल बताओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है 7th शेड्यूल। क्या लिखा हुआ सर? 7th शेड्यूल। अच्छा 7th शेड्यूल से क्या होगा? इसमें 3 लिस्ट होगी,
यूनियन लिस्ट, अच्छा ये यूनियन की लिस्ट जो सब्जेक्ट मैटर्स पर यूनियन बनाना चाहेगा, स्टेट लिस्ट जो इस पर लॉस केवल स्टेट्स बना सकते हैं, और कंकरेंट लिस्ट जो दोनों तरफ से। तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि तुम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से कनेक्ट कर पा रहे हो। ऐसा पहली बार हमारे देश में डाला गया था बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब तुम नोटिस कर रहे हो कनेक्शन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कनेक्शन, ये इतना जरूरी क्यों था। उसी तरह से सर हमारे पास होता है राज्यसभा। राज्यसभा क्यों चाहिए सर, राज्यों की सभा, राज्यसभा। ओहो हाँ सर, वॉइस ऑफ द स्टेट्स, क्या बोला गया सर, वॉइस ऑफ द स्टेट्स। क्यों, स्टेट्स की आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, क्यों, क्योंकि फेडरलिज्म को ये भी रिप्रेजेंट करे। सर इसी को कहते हैं बाई कैमरलिज्म। क्या बोलते हैं सर इसको, बाई कैमरलिज्म। ये भी कहां से आया था सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको क्लैरिफाई कर दिया था। वैसे 1919 में आ गया था लेकिन 1935 में क्लियर हो गया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट। सो ये हमारी स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट। सो मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, मुझे रिप्रेजेंट ये करना है कि ये फेडरलिज्म है। सो द टर्म फेडरलिज्म refers to the constitutionally allocated, ओए सर इमोशनल लाइन बोल दिया आपने, क्या बोला सर, constitutionally allocated distribution of power। Are you understanding, मैंने क्या बोला, constitutionally allocated। मेरी मर्जी से नहीं चलेगा, मेरे को बनाओगे तो सर सारी पावर मैं अपने पास ही रख लूंगा, ना 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 आप सुनो ना। Constitutionally allocated distribution of powers between two or more levels of government in the modern nation state system, one at the national level, other at the provincial, state or local level। बात सबको समझ, तो क्या फोटो है, पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। सबको समझ में आ रहा है क्या नहीं, तो ये फोटो आपने बनाई है, की फर्क पैदा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है सर ये, क्या है सर, कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, सबको समझ में आ गया या नहीं, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट, सबको समझ में आया या नहीं, एवरीवन हैज। तो अब हम रिश्ता देखेंगे, कौन सा सर, सबको यहां तक क्लियर है, एवरीवन इज 100% क्लियर। अरे बाबा सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट। तो हमारे यहाँ पर पहले फेडरलिज्म को समझना पड़ेगा। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ, सो लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग थिंग। सो लेट अस नाउ गेट दिस पिक्चर क्लियर। नाउ व्हेन आई स्पोक अबाउट फेडरलिज्म, ओके, तो अभी तक मैंने क्या कर लिया सर, हमने पढ़ लिया हम यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ओके, एक बार एक एक करके स्टेप करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। हमारे बीच में यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि हम लोग होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है, ओके, और क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेरिटरी बोला जाता है हमको। सो ये वेरे ने हमारे लिए स्टेटमेंट यूज की, हमारे बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, ओके, बट हमारे बीच में स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है। और फेडरलिज्म हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज फेडरलिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है। फेडरलिज्म बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यस और नॉट, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया तो कोई टेंशन नहीं, 2-4 किलो च्यवनप्राश खाओ, इन क्लासेस को 4-5-6 बार देखो, रिटर्न नोट्स बनाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर एक वीडियो और एक बार देख लेना धमाकेदार एंट्री का, तो सब जम जाएगा। आगे देखें, ये सुनो। सो अब यहाँ पर थोड़ी बहुत सिचुएशन है, सिचुएशन यू हैव टू अंडरस्टैंड। हमने बोला सर हमें ना ये लाइन ना अच्छी नहीं लगी, क्यों, क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेरिटरी। हमने क्या बोला, यार क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेरिटरी। पहले तो मुझे क्वासी फेडरल स्टेट अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली हुआ क्या था कि यूएसए पहला फेडरेशन बन गया था, तो वेरे ने यूएसए को स्टडी किया था, तो उसने यूएसए के साइड से खड़े होकर देखा कि जो यूएसए जैसा फेडरेशन है वो फेडरेशन है, जो यूएसए जैसा फेडरेशन नहीं है वो क्वासी फेडरेशन है। तो ये वर्ड पे ज्यादा इमोशनल मत हो, बट इसमें ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ पर यूनिटरी टेरिटरी है। क्या है सर, यूनिटरी टेरिटरी। कैसे सर, तो जो स्टेट्स है वो सॉवरेन नहीं थे। जब स्टेट्स बनाए गए, स्टेट्स को कार्व आउट किया गया। क्या किया गया सर, कार्व आउट किया गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, फ्रॉम इंडिया। तो मैंने तुम्हें बताया कि इंडिया ने स्टेट्स को बोला कि स्टेट्स तुझे मैंने बनाया। क्या बनाया सर, तुझे मैंने बनाया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। तो तू चुपचाप जो मैं बोल रहा हूं वो सहते रहो। स्टेट्स ना बहुत ही टेंशन में हो गए। स्टेट्स बोले इंडिया
तुम लोग है ना यूनिटरी टिल्ट दिखा रहे हो बाबा। ओके, हर छोटी छोटी चीज में है ना तुम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भूल जाते हो। क्या मैंने बोला? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भूल जाते हो और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर करने लगते हो। मैंने क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भूल जाते हो और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर करने लगते हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फेडरल कैरेक्टर होता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर यूनिटरी कैरेक्टर होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ आया कि नहीं? तो मैंने बोला कौन सा यूनिटरी पावर देखी? इमरजेंसी में पावर किसके पास जाएगी? ओ, ये तो मोदी जी के पास जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट के पास जाएगी। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे को तो सिटीजनशिप नहीं दी। अमेरिका में स्टेट्स को भी सिटीजनशिप है। तुम समझते नहीं हो, हमारे यहाँ पे यूनिटरी टिल्ट है। अच्छा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बनाया। ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि यूनिटरी टिल्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? देयर आर मेनी मेनी फीचर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच रिफ्लेक्ट कि हमारे पास यूनिटरी टिल्ट है। ओके, चाहे वो इमरजेंसी पावर हो, सिंगल सिटीजनशिप हो, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो, at times the powers of the president to impose president's rule, the power of the governor to send a bill for the reconsideration of the president, ये सारी की सारी चीजें is in the hands of the union, and that is the reason हमारे पास है quasi federal state with a unitary state। तो states ना बहुत ही ऐसे दुखी हो गए बेचारे। ऐसे में states को मिलने का बेचारे दुखी थे, ऐसे दुखी। मैंने कहा क्या हुआ states दुखी? कहते यार बड़ी यार बड़ा दुख हो रहा है यार, हम लोग के पास तो पावर ही नहीं है वैसी वाली। ये तो यूनिट अभी तो भाई बेटा अभी और बेइज्जती होनी बाकी है। बोले मतलब? कहते यस, अभी और बेइज्जती होनी बाकी है, अभी से मत रो। बोले क्या मतलब? बोले कि अभी तो भाई तुम्हें इन पर फिदा होना है। बोले ये सही है। क्या होना है सर? फिदा होना है। सर फिदा होना है? व्हाट डू यू मीन फिदा होना है? मैं नहीं फिदा होने वाला। हो जा बेटा हो जा। मतलब फिदा होने का क्या मतलब हुआ सर? व्हाट डू यू मीन बाय फिदा होना? फिदा होना is that the Parliament of India can by law form new states। मैंने क्या बोला? Can by law form new states, increase the boundary of a state, decrease the boundary of the state, alter the territory or the borders of the state, and alter the name of the states। क्या बात कर रहे हो सर? The Parliament by law can, say the word, form new states, increase the boundary, decrease the boundary, alter the borders, alter the name of the state। फिदा, ये कहां लिखा हुआ है सर? Article 3 of the Constitution। Are you understanding this or not? So the Parliament can form new states, increase the boundary, decrease the boundary, alter the boundary, and alter the name of the state। Are you understanding this or not? तो सर अब तो हम बिंदास बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी स्टेट। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत ही बढ़िया सर, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में? सो हर तरह से सर यही दिखाई दे रहा है। सो ये हमको बहुत पुराने सेक्टर में दिखाई दे रहा है। ये हमारे सिचुएशन बड़ी पुरानी है। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड फेडरलिज्म इन अ बेटर वे नाउ। सो जब हम फेडरलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं तो ये आसान नहीं है। यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? सो इट इज नॉट आसान टू अंडरस्टैंड। तो मेरा एक फ्रेंड था, है? कौन है सर आपका फ्रेंड? तो मेरा एक फ्रेंड है। तो मेरा फ्रेंड ना बैचलर था। अच्छा, शादी वादी नहीं की उसने, बेचारा सारा टाइम पढ़ता रहा। फिर नौकरी पे करे तो नौकरी करता रहा, बेचारा अकेला पड़ गया। ओके, एक दिन बड़ा दुखी हुआ, ऐसे दुखी हुआ, आंसू आए। बोला कहा क्या हुआ? बोला सिद्धार्थ मैंने एक फैसला किया। मैंने कहा क्या? तो बोला कि मैं ना शादी कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे। मैंने कहा शादी होगी भाई। तो मैंने बोला तू वैसे ही कर रहा है जैसे कि स्मॉल यूनिट्स मिलकर लार्ज यूनिट बनाते हैं। तो यू आर कमिंग टुगेदर और यू आर होल्डिंग टुगेदर, तो एक फेडरेशन बन रहा है। बोला हाँ यार बहुत हो गया अकेला रहना यार, कभी कोई बीमार हो जाए कोई पूछने वाला नहीं, चाय भी नहीं कोई पूछ सकता, सारा टाइम जिंदगी सब बोरिंग करती है, हद हो गया। तो मैंने कहा हाँ बेटा शादी। फिर मैंने कहा चल तो खुश हुआ ना? बोला हाँ खुश हुआ, शादी हो गई, भाभी जी आ गई। ओके, ऊपर जाइए आ गई है। ओके, अब कोई टेंशन नहीं है। ओके, नाउ थोड़े टाइम के बाद ये मेरे को मिला।
इसका थोड़ा वैसा ही था। क्या सर फिर से? हाँ फिर से दुखी। मैंने कहा भाई अब क्यों दुखी है तू? अब तो तेरी शादी हो गई है, ओके अब क्या आपका है? बोला सिद्धार्थ आई नीड माई स्पेस। ओके, मेरे को थोड़ी स्पेस मांगती है। सारा टाइम तेरी भाभी पूछती रहती है नाश्ता किया नहीं किया। पहले कोई नहीं पूछता था, मैंने को तो तेरा दुख था ना, लेकिन इतना भी नहीं पूछते ना सिद्धार्थ। मैं खा लूंगा, व्हेन आई वांट टू हैव माय ब्रेकफास्ट आई विल हैव इट ना। मैंने कहा, यार ये बात भी सही है। तो मैंने कहा यार तेरा ना जीवन के दुख नहीं खत्म होने वाले। पहले तेरे पास स्पेस थी तब तू अकेला था, ओके, दुखी मन मेरे, आई यू अंडरस्टैंड, तू अलोन था। अब तू कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन बना के बैठ गया है, लेकिन अब तेरे को स्पेस चाहिए, ओके। तो तेरे स्यापे मुकने ने, तू ऐसे कर, तू है ना देश छोड़ के चले जा, ओके, तेरा कुछ ना होना। यही होता है पैराडॉक्स। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स। जब स्मॉल यूनिट्स को अपने आप को ज्वाइन करना है, व्हेन द स्मॉल यूनिट्स को ज्वाइन करना है, उनकी एक रीजन था जिसकी वजह से दे ज्वाइन टुगेदर, यस और नो। लार्ज यूनिट बनाने के बड़े फायदे हैं। सो सोच के देखो, गोवा अकेला होता, सर गोवा अकेला होता ना सर, अब तक पाकिस्तान ने वहां पे स्यापा कर देना था, आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन अब गोवा अकेला थोड़ा है, अब गोवा के पीछे इंडिया है, इंडियन आर्मी है। पाकिस्तान सोचेगा भी ना तो घबरा जाएगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? तो नोनू स्टेट गोवा ने मेरे को बोला सिद्धार्थ मेरे को घबराने की जरूरत है। मैंने कहा घबरा मत बाबा, राफेल फाइटर प्लेन भेजेंगे हम लोग, ओके। पाकिस्तान को ना समझ में भी नहीं आएगा, फ्रेंच में बात करता है वो, अच्छा ओके समझ में। तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये कि स्टेट्स को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स लगता है कि यार उनको तो कोई आजादी नहीं है, उनको कोई पूछ नहीं रहा, एंड दे आर बीइंग कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय द यूनियन। इसीलिए फेडरलिज्म इज अ वेरी इंटेग्रल थिंग, जिसका एक ही तरीका है टू मेंटेन बैलेंस। व्हाट इज द मेथड टू मेंटेन बैलेंस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं कुछ हद तक यूनाइटेड भी, कुछ हद तक फेडरेशन बनाऊं, कुछ हद तक डोमिनेट करूं, कुछ हद तक आजादी दूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो फेडरलिज्म एक बैलेंस बेस्ड स्ट्रक्चर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो तुमने ऐसे पॉलिटी कभी पढ़ी नहीं थी, ओके, अब मेहनत कर लो, इन वीडियोस को 10-15 बार देख लो, तब तुम्हें कुछ चांस होगा टू क्रैक दिस एग्जाम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वरना तुम ऐसे बैठे रह जाते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो उनमें से कुछ लोग बोले सर एक बार वो तीनों लिस्ट के नाम बताना फिर से। ये तो तुम्हारा हाल है, ओके। अब जैसे ये वंस अगेन, ये एक ही एक केस है, तो ये तो तुम्हारा हाल है, तो कि भैया वो लिस्ट के नाम बताना। तो थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में क्या कर रहे थे? थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में ना सर हम पीछे कागज लेते थे, उससे कागज की कश्तियां बनाते थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये तो तुम्हारा हाल हुआ पड़ा है। तो धमाकेदार एंट्रियों के वीडियो देखने बंद करो और पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इन वीडियो को कम से कम 5 बार देखो। और जिसने वो पूछा ना कि लिस्ट 3 बार देखना है, वो लिस्ट के नाम एक और बार बता दो, वो तू बेटा 8 बार देखना ये वीडियो। क्या बात करो सर? हाँ लगातार लूप पे, समझ में आ रहा है कि नहीं? 8 बार देखियो, तब तेरा थोड़ा सा अंदर से कुछ चेंज आना स्टार्ट होगा, वरना बड़े बुरे दिन चल रहे थे। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। तो फिर से चलते सर, अब कहाँ चलना सर? तो बड़ी पुरानी कहानी है। तो 1947 में इंडिया आजाद हुआ सर। इसके नोट्स हम थोड़े बोल्ड लेटर्स में बनाएंगे सर। इतनी बड़ी आपने ज्ञानवर्धक बात बताई, 1947 में इंडिया आजाद हो गया। सो 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ ना सर, ओके, 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ ना, तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया को छोड़ के गए, तो ब्रिटिशर्स इंडिया को बड़े अलग से सिचुएशन में छोड़ के चले गए। सो ये इंडिया था एट दैट टाइम। तुम नोटिस करो कि उस टाइम पर प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दिस, मैंने तुम्हें थोड़ा टाइम पहले भी बताया था जब हम लोग हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पढ़ रहे थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फिर चले गए, सो पहले थे ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे पहले कि तुम में से किसी के मन में कोई ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आ जाए, तो ये नोट भी देख लो दैट दिस इज नॉट अ मैप ड्रॉन टू स्केल, ओके। तो ये उस टाइम का पॉइंट था। तो होता है लोगों को दिमाग आजकल ना गलत ही जगह दिशाओं में जाता है। सो द सिचुएशन हियर इज कि हमारा इतना बड़ा इंडिया था, और ये जो इंडिया था दैट हमको अब टाइम आ गया था दैट हमने प्रिंसली स्टेट्स को अनेक्स कर लेना है। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये फोटोग्राफ है विद द निजाम ऑफ हैदराबाद, और हमने धीरे धीरे सारे प्रिंसली स्टेट्स को अनेक्स कर लिया। अब मुझे इंडिया को मैनेज करना था। सो हमने पहले इंडिया को डिवाइड किया इनटू 4 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स, पार्ट डी स्टेट्स। सर आजकल तो ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की जो डिवीजन थी वो 4 तरह के स्टेट्स में थी। पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स, पार्ट डी स्टेट्स। पार्ट ए स्टेट्स वो थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे गवर्नर से प्रोविंसेस थे, जैसे असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, ये तो बाद में बना मध्य प्रदेश, ओके, सेंट्रल प्रोविंसेस थे।
मद्रास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पार्ट बी स्टेट्स वो थे जो कि रजवाड़े थे, स्मॉलर प्रिंसली स्टेट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग, जैसा हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पिप्सू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पार्ट सी स्टेट से जिनको चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस बोलते थे, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, एबीसीडी याद रख लेना, ओके, मैं ऐसे ही याद रखता था, ओके, अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, एग्जांपल 4 याद रहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो पार्ट सी का 4 एग्जांपल याद रहेंगे, और पार्ट डी स्टेट्स में एक ही एग्जांपल याद है, और वो एक ही है क्योंकि वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? तो एक एक दो एग्जांपल सारे पे याद रख लो एंड बाकी सब छोड़ दो। Are you understanding? ये याद रखना, पार्ट ए स्टेट्स गवर्नर्स प्रोविंसेस, पार्ट बी स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स चीफ कमिश्नर्स, पार्ट डी में एक ही विच इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सबको यहां तक समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में? फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने नेहरू जी को फोन किया, सर आप नेहरू जी को भी फोन कर लेते थे। अरे मेरे पास जियो का कनेक्शन, मैं किसी को भी फोन कर सकता हूँ, पूरा रिचार्ज किया मैंने। अच्छा, मैंने नेहरू जी को फोन किया, मैंने कहा नेहरू जी ये जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी टाइप का है ना अरेंजमेंट, ओके ओके, ये जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी वाला अरेंजमेंट है ना, ये ना बहुत ही काम चलाऊ टाइप का अरेंजमेंट है। ये तो ना, ये तो मजबूरी है, ओके। ब्रिटिश चले गए, उनके गवर्नर्स प्रोविंसेस को हमने पार्ट ए में डाल दिया, राजाओं को साथ में रखे, उनको पार्ट बी में डाल दिया। जो फॉर्मर, ये देखो फॉर्मर 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 मतलब पहले वाले। तो बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही होगी, तो एक पुस्तक मिलती है, बड़ी ज्ञानवर्धक पुस्तक मिलती है, उसको बोलते हैं डिक्शनरी, वो जरूर खरीद लीजिए। अच्छा, ये काम आएगी तुम्हें। सर हमने जिंदगी में कोई डिक्शनरी नहीं खोल के देखी, ज्योतिषी ने बोला है ज्यादा मेहनत मत करना बेटा, ओके, नाखून घिस जाएंगे। अच्छा, ऐसा वाला हाल। तो ये वाले सिचुएशन, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स, ओके, ये वाले स्ट्रक्चर थे। सो ऐसे थे। सो 1947 टू 1946 इंडिया का हाल ये था, ब्रिटिश टेरिटरीज, प्रिंसली स्टेट्स, ट्राइबल एरियाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हमने बहुत सारों को, तो ऐसा जैसे जूनागढ़ वाला था, ओके, वो आने को तैयार नहीं था। फिर सरदार पटेल ने बोला रुक मैं तेरे को बताता हूँ कैसे नहीं तू एनेक्स होगा। फिर हैदराबाद वाला था, वो आने को नहीं तैयार था। फिर सरदार पटेल ने बोला रुक मैं तेरे को इंडियन आर्मी भेजता हूँ, तू ठीक होगा। सो दिस इज हाउ थिंग्स स्टार्टेड, मैन अंडरस्टैंड। अब बहुत मेजर क्वेश्चन, क्या सर? सर अगर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी अरेंजमेंट आपको नहीं जमता, तो इंडिया को आप कैसा डिवाइड करोगे? प्लीज रिमेंबर, हमें क्या करना है? वी हैव टू कार्व आउट स्टेट्स, यस और नो। बट ये डिवीजन आप करोगे कैसे? बात समझ में आ रहा है या नहीं? वाह सर, मेरी कहानी रुदा दे जहां मालूम होती है, जिसे देखो उसकी की दास्तां मालूम होती है। मतलब क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफाई करोगे, कैसे डिवाइड करोगे इंडिया को, ओके। सो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे थॉट प्रोसेस हुए, लेकिन एक जनरल कंसेंसस बना हुआ था, एक जनरल कंसेंसस बना हुआ था। एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहले से भी एक कंसेशन बनाया हुआ था, दैट इंडिया शुड बी डिवाइडेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। सर ये लिंग्विस्टिक बोले तो डिक्शनरी नहीं खोल सकते सर हम। अच्छा, हमें मना किया, ज्योतिषी ने मना किया। लैंग्वेज बेस्ड, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो नेहरू जी के ऊपर ये प्रेशर था कि लैंग्वेज के बेसिस पर इंडिया को डिवाइड कर दिया जाए, ओके। देखा जाए तो इट इज अ वेरी ऑब्वियस डिस्कशन, लेकिन इसमें भी खतरा था, आर यू अंडरस्टैंड? बिकॉज इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस आएगी, इतनी सारी, कितने डिवाइड करोगे? ज्यादा डिवीजन हो जाएंगे तो स्टेट्स बहुत छोटे हो जाएंगे, और अगर कम डिवाइड करोगे तो थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन रहेगी। कोई बोलेगा कि यार हमारे लैंग्वेज पे तो डिवाइड किया ही नहीं, और इसमें सेपरेटिज्म की टेंडेंसी रहने लग जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? कि यार हमारा अपना, जैसा आजकल भी हो रहा है। तुमने चक दे इंडिया में बोला था ना, तो शाहरुख खान ना चक दे इंडिया में ना कोच बन के जाता है, तो वो अपने प्लेयर्स को बोलता है तुम कौन? तो वो बोलता है एबीसी, अपना नाम बोलता है, फ्रॉम पंजाब। दूसरे बोलता है एबीसी फ्रॉम हरियाणा, तीसरे बोलते हैं एबीसी फ्रॉम मेघालय। तो बोलता है स्टेट 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 स्टेट, तुम लोग कब इंडिया का नाम लोगे? तो देखे तुमने वो पिक्चर? हाँ, तो अभी देख लेना, अभी मत देखना, 2 साल बाद देखना, अभी पढ़ाई करो। इतनी पिक्चरें मत देखा करो, पिक्चर ही देखा, चक दे इंडिया है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी तुमने। अच्छा, सारा टाइम पढ़ा पिक्चर पिक्चर पिक्चर, ओके। सो ये सेपरेटिज्म की टेंडेंसी होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ऑलराइट सर। सो ये सारा इंडिया में सेपरेटिज्म की टेंडेंसी, लेकिन अब डिमांड तो थी, फाइनली कुछ ना कुछ करना था। तो हमने कुछ कमीशन बनाए। जो पहला कमीशन हमारे लिए बना, उस कमीशन को धर कमीशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? धर कमीशन। धर कमीशन को हमने एक होमवर्क दे दिया, हमने बोला धर कमीशन तुम ना हमको ये बात बताओ कि क्या इंडिया को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करना अच्छा होगा या नहीं। तो जून 1948 में हमने लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाया
under the chairmanship of SK Dhar to check or rather to investigate whether इंडिया को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करना जमेगा कि नहीं। तो मैंने कहा चलो धर कमीशन से रिपोर्ट आएगी। गवर्नमेंट ने बोला चलो अपन सब इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर पता करेंगे कि इंडिया का क्या हाल है। वेरी गुड। तो जैसे ही उन्होंने बोला जवाब आया नो। तो क्या बात कर, बोले सर्टेनली नॉट सिद्धार्थ, अंडर नो कंडीशन इंडिया को डिवाइड किया जाना चाहिए ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो मैंने कहा फिर किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे सर? तो बोलेंगे कि हमने बोला है कि हम डिवाइड करेंगे ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी में, जो छोटे छोटे प्रांत या स्टेट आजू बाजू होंगे उनको ज्वाइन करके एक स्टेट बना दो। फिर चेक करो फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस, पैसा है कि नहीं है। फिर देखो कि उसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। पता चला इतनी बड़ी स्टाफ रख दिया और छोटे सा स्टेट है, या फिर थोड़ा सा स्टाफ रख दिया और बड़ा सा स्टेट है, ऐसा मत करो। और ये भी देखो कि पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट क्या है। तो एक स्टेट का या एक छोटा सा रीजन है जहाँ पर कोई नेचुरल रिसोर्स ही नहीं है, तो उसको उस स्टेट के साथ जरूर मिक्स कर लो जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है, ताकि वहां पे डेवलपमेंट हो पाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो हमारे पास 4 रीजन क्या थे सर? हमारे पास 4 रीजन थे और 4 क्राइटेरिया क्या थे? ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस, एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ। मैं क्या लाइन बोलता हूँ कि मैं ना पॉलिटी पढ़ाता हूँ, POLITY। ये अच्छा हो सर आपने पढ़ा दिया, आपने बता दिया, हमें पता ही नहीं चला था 1.5-2 घंटे से कौन सी क्लास चल रही है। ओके अच्छा, तो आप ना पॉलिटी पढ़ाते हो, मैं ना POLITICS नहीं पढ़ाता हूँ। पॉलिटी और पॉलिटिक्स में उतना ही फर्क होता है जितना एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में होता है। आई होप जो लोगों को जोक समझ में आ गया, उनकी बुद्धि ठीक ठाक होती है। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तारे दोनों ही देखते हैं, ओके, लेकिन वो कुछ और देखते हैं। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया कि नहीं? ये सबको जोक समझ में आया नहीं होगा, कोई बात नहीं सर, आप जोक मारते रहो, हमारा एक ना एक दिन IQ आ ही जाएगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में जो फर्क होता है ना, वही पॉलिटी और पॉलिटिक्स में होता है। तो पॉलिटी होता है क्या आइडियल है। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सो वो वंस अगेन ही लिख के जाता है। वो एक लड़का है, वो हर चीज में वंस अगेन ही डालता रहता है। बेटा सूरज पूरब से उठता है, थोड़ी देर में आएगा वंस अगेन। बेटा सूरज पश्चिम में सेट हो जाता है, सर वंस अगेन। वो हर चीज में वंस अगेन ही लिखा है, उसने कट कॉपी पेस्ट डाला हुआ है। एक और बात बोलूं सर? हाँ सर, मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ वंस अगेन। अरे हद हो गई यार। ओके, इसका जब रिजल्ट आएगा ना और ये एग्जाम पास हो जाएगा ना, तो जब रिजल्ट आ जाएगा ना तो मैं यूपीएससी को फोन करूंगा कि इसके रिजल्ट पे लिख दो वंस अगेन। तब पता चलेगा वंस अगेन का मतलब क्या होता है। ओ सर ये बड़ा बुरा होगा वैसा। ओके सर, सो फिर पता चलेगा सर। तो नेवर माइंड सर, तो आगे चलो। तो मैं बोल रहा हूँ पॉलिटी जो होता है POLITY वो आइडियल होता है। पॉलिटिक्स जो होता है, वो पॉलिटिक्स वो होता है जो प्रैक्टिकल करना पड़ता है, मजबूरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो तुम लोग बहुत बार कभी कभी ड्राइंग रूम में बैठ के ऐसे हम ना पॉलिटी खेलते हैं, क्या यार ये होना चाहिए, करप्शन ऐसे हटना चाहिए, ये ऐसा स्टेट ने ये करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने ये करना चाहिए। और फिर वो होता है मजबूर, ये हालात यहाँ भी है और वहां भी, तन्हाई की एक रात यहाँ भी है और वहां भी। कहने को तो बहुत कुछ है बट किससे कहें हम, मतलब प्रैक्टिकल होना पड़ता है। तो जब धर कमीशन ने मना कर दिया, धर कमीशन ने नो बोल दिया, तो पॉलिटिक्स अचानक जागा। धर कमीशन ने गलत शायद नहीं बोला था, लेकिन पॉलिटिक्स अपने आप पे बड़ी मेजर डिमांड है। लोगों में बड़ा शोर शराबा स्टार्ट हो गया, बिकॉज इंडिया में ना बेटा, लैंग्वेज इज नॉट मियरली लैंग्वेज, लैंग्वेज इज कल्चर ऑल्सो, लैंग्वेज इज लिटरेचर ऑल्सो, लैंग्वेज इज आइडेंटिटी ऑल्सो, लैंग्वेज इज एट मेनी टाइम्स इवन रिलीजन ऑल्सो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम लोग इमोशनल बड़े हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। मेरी क्लासेस में बहुत होता है ऐसे वाली बात। तो मेरे क्लास में यूट्यूब पे मैं वीडियो डालता था तो मेरे तो टेंशन ही हो जाती थी। तो मेरे को बीच में लिखकर आता था, तो धमकी वाली भाषा में आता था, क्यों तुमको हिंदी नहीं आती है, हिंदी में पढ़ाओ। मैं तो घबरा जाता था, फिर थोड़ी देर में आता था, ओके यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दोज पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। मैं बोलता फिटे मुंह, मैं रशियन में पढ़ा रहा हूँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेरे को दोनों तरफ से सुना रहे हो तुम लोग, मैं बोला हूँ थोड़ा, मेरे को डराते रहोगे। सो लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझना है? सो इसलिए मैंने पंजाबी में पढ़ाना स्टार्ट किया। मैं पंजाबी पढ़ाऊंगा, बोल लो जो बोलना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो द कॉन्टेक्स्ट हियर इज ओके। सो जो कॉन्टेक्स्ट ये था कि अब जब पॉलिटिकल डिमांड आई तो हमको एक और कमेटी बनानी पड़ी, और उस कमेटी का नाम था JVP कमेटी। कभी कभी मेरे दिल में कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि JVP में J क्या है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पुत्ताभी श्री सरमैया,
ये तीनों नाम जरा रख लो. Are you understanding this part? So जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ताभी सीतारामैया. Are you understanding this part? सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, तो मैं जेवीपी कमेटी पे गया. मैंने कहा जेवीपी कमेटी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो दिस वाज जेवीपी कमेटी. ओके, तो मैं हट जाता हूं बीच में से. ओके, हट जाओ चलो. तो दीज वर द 3 मेंबर्स ऑफ जेवीपी कमेटी, और इन्होंने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट दी. तो मैंने कहा आपका फैसला क्या है? तो बोले वी हैव केप्ट हाफ डोर ओपन. ये क्या है सर? व्हाट डू यू मीन सर? हाफ डोर ओपन मतलब ना हम पूरी तरह से हाँ बोलेंगे, ना हम पूरी तरह से ना बोलेंगे. मतलब बाबा पॉलिटिकल है ना सिद्धार्थ, समझा कर. पॉलिटी वालों की लॉटरी होती है. तुम लोग तो आइडियल बातें पता करके चले जा सकते हो. जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए. हमको तो ग्राउंड लेवल पे फैसला करना पड़ता है. बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इन्होंने बोला अभी के लिए, लाइन पकड़ो, लाइन, अभी के लिए हम ना बोल रहे हैं. We feel that the present is not an opportune moment for the formation of new provinces. Yet, if public sentiment is insistent and overwhelming, then we as Democrats have to submit to it. इसका मतलब है हाफ डोर ओपन रखा गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो उन्होंने बोला अभी के लिए तो अपन मना कर रहे हैं, लेकिन अगर पब्लिक शोर करेगा तो हम कुछ नहीं बोल सकते. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस. तो जब मैं छोटा था ना, तो मैं ना मेरे रूम में ना, ऐसे रूम में वीडियो गेम. ओके, तो मैं ना जाके ना वीडियो गेम खेलता रहता था. तो मम्मी ने पकड़ के मेरे को 2 छितर मारे, बोले पढ़ना वढ़ना नहीं है तूने, नलायक, दबा यहाँ से. आर यू अंडरस्टैंड? तो मैं बहुत रिक्वेस्ट किया मम्मी पापा प्लीज मेरे को वीडियो गेम खेलने दो. तो दोनों ने ना मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल दिया. पापा लेकिन मेरे बड़े नोने थे, तो पापा ने मेरे को बोला नहीं है, मना है तेरे को खेलना वीडियो गेम. लेकिन जाते जाते ना उन्होंने दरवाजे की चाबी ना खोल के निकल लिया. तो थोड़ा सा दरवाजा खोल के चले गए. मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ना सीधा, खेलना मत. इशारा ही काफी है, इशारो. मैंने कहा पापा आप डोर ओपन रखिए आपने, आप मेरे को मालूम है. आई यू अंडरस्टैंड? सो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पापा मैं समझ गया. आई यू अंडरस्टैंड? तो ऐसा मौका मैं जाने छोड़ना दूंगा. उसके बाद मैंने पूरी रात वीडियो गेम खेली. मम्मी को लगा दरवाजा बंद है. ओके, बट दरवाजा करना था. आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया या नहीं है? सो ऐसा ही हुआ. तो सून आफ्टर द जेवीपी कमेटी एक बड़ा ही मेजर हादसा हो गया. सो स्पेशली इन आंध्रा स्टेट, the demand for a separate Andhra province on the basis of Telugu language बहुत जबरदस्त हो गई. So protests began in Telugu speaking areas of the old Madras province. इसको विशाल आंध्रा मूवमेंट बोला जाने लगा, और तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को डिमांड किया गया टू सेपरेट फ्रॉम मद्रास प्रोविंस. इसमें वन ऑफ द ह्यूज लीडर्स was a person, a veteran Gandhian called as Potti Sriramulu. तो जो तेलंगाना, आंध्रा, मद्रास एरिया से हैं, तो उनको इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता पड़ा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो पोट्टी श्रीरामुलु के साथ एक बड़ी मेजर ट्रेजेडी होगी. दैट ही वेंट ऑन एन आमरण अनशन, दैट इज इंडेफिनिट फास्ट, और 56 डेज के बाद उनकी डेथ हो गई. जब डेथ हो गई तो इट वाज ह्यूज राइट्स. जब वो राइट्स हो गए तो गवर्नमेंट हैड टू फाइनली एक्सेप्ट, एंड द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्रा स्टेट इन दिसंबर 1952. 1953 में पहली बार, फर्स्ट टाइम, एक आंध्रा स्टेट बना ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सबको समझ में आ रहा है नहीं? तो इसका हेडलाइन देखो, द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट एस्टैब्लिश्ड. सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? सर एकदम समझ आ रही है. एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट. ऐसे पढ़ते सब्जेक्ट को. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया या नहीं आया? सो उसके बाद क्या था सर? उसके बाद क्या है? चप्पा चप्पा चरखा चले, आनी बानी यारियां तेरी, बानी बानी बेरियां तेरी. क्या हो गया सर? मतलब अब तो खुल गया सर? ओके, अरे सर एवरीवन हैज अंडरस्टूड. अब तो खुल गया सर. अब तो आपके पास कोई चॉइस है नहीं. एक खुल गया तो सब जगह से प्रेशर्स आने लगे. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो ये 1953 का एक बहुत ही अच्छा कार्टून है. तो जैसे नेहरू जी सेटिंग, कभी कभी कहते हैं पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स. तो ये शंकर के बहुत अच्छे कार्टून होते थे. इससे स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल कैप्चर्स कंटेम्परेरी इंप्रेशन ऑफ द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो सारे के सारे महागुजरात, ओके, कर्नाटका अलग दो, यू नो, महाराष्ट्र अलग दो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ डिमांड हुआ. नाउ जब 1953 में ये हो गया, उसके बाद ये रुकने वाली कहानी नहीं थी. यहां तक सबको समझ में आया या नहीं? सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं? पल्ले पड़ रही है नहीं? पल्ले पड़ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस.
पढ़ने का एक तरीका होता है, मतलब बच्चे आई यू अंडरस्टैंडिंग, ऐसे नहीं होता, पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए। सो अब सरकार के पास कोई मौका नहीं था, तो इन्होंने बनाया व्हाट इज कॉल्ड एज फजल अली कमीशन। अच्छा, तो दिस वाज द फजल अली कमीशन। दिसंबर 1953 में फजल अली कमीशन बनाया गया, जिसके चेयरमैन थे फजल अली, मेंबर्स थे हृदयनाथ कुंद्रू एंड के एम पानीकर। सो इट वाज अ 3 मेंबर कमीशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ आ गया? सो इसी को बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक फैक्टर, ऑल हेल ब्रेक लूज। The other regions also started demanding, और एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया टू डिवाइड और rather to recommend the division of India on linguistic basis। सितंबर 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दी और इन्होंने वो दे दिया जिसका हमें इंतजार है, आज इंतजार है। क्या मतलब? उन्होंने पहली बार ये रिकमेंड कर दिया कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी के बेसिस पर लैंग्वेज पर आप स्टेट बना सकते हो, अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स लाइक यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, financial, economic and administrative consideration, planning and promotion of the welfare of the people in each state as well as nation as a whole। Are you understanding this or not? बहुत ही बढ़िया सर। चलो सर, अब हम करेंगे, इसी को नाम दिया गया द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो ये वहीं की फोटो है, और एज आई टोल्ड यू फजल अली साहब इसके चेयरमैन थे, कुंद्रू एंड के एम पानीकर साहब इसके अलग मेंबर्स थे। Are you understanding? तो इसको नाम क्या दिया जाएगा सर? इसको नाम दिया जाएगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। जैसे इनकी रिपोर्ट आई 1945 में, हमको और भी चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें दो काम करने पड़े। पहले हमें एक एक्ट बनाना पड़ा, और उस एक्ट का नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। अच्छा पूरी बाबू, ये कब पास हुआ? 31 अगस्त ऑफ 1956। क्या लिखा हुआ है? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन नहीं लिखा है, रीऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन तो पहले से ही था ना सर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट। यस और नो? यस सर। ये फॉर्मेशन का टाइम नहीं था, ये रीऑर्गेनाइजेशन था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 पास किया गया, और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में टेरिटोरियल चेंजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स किए गए। तो दो चीजें हो गई। एक क्या हो गया सर? एक हो गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे फजल अली कमीशन बोला जाता है। फिर हमने पास किया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। सर 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 अब सिर्फ ही है कि वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स का क्या होगा? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स को हमने उड़ा दिया। कैसे सर? पार्ट ए, ध्यान से सुनो मेरी बात, पार्ट ए, बी और सी को हमने उड़ा दिया। पार्ट डी वहीं का वहीं रहा, बिकॉज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से एक ही थे। अच्छा, इनके जगह हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन वाज कॉल्ड एज स्टेट, द अदर वन वाज कॉल्ड एज यूनियन टेरिटरी। सर ये आपने कैसे किया? बाय पासिंग the 7th Constitutional Amendment Act 1956। Are you understanding this or not? So 7th Constitutional Amendment Act 1956 ने पार्ट ए बी सी वाली क्लासिफिकेशन को हटाया, उनको सबको नाम दे दिया स्टेट्स, और एक और ग्रुप बन गया यूनियन टेरिटरी। सर फर्स्ट शेड्यूल का क्या हुआ? फर्स्ट शेड्यूल भी गायब कर दिया। गायब क्यों करेंगे? फर्स्ट शेड्यूल को हमने पूरी तरह से रिवाइज कर दिया। जहां पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी लिखा हुआ था, उसको हटा दिया और उसकी जगह लिख दिया स्टेट्स and union territories. So the present arrangement of India into states and union territories came into existence in 1956। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही? Everyone has understood this one। So ये कहानी बहुत ही लंबी चौड़ी थी, और ये कहानी बनाने के लिए हम लोगों को एक लंबा चौड़ा रास्ता क्रॉस करना पड़ा, bringing us back to सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? सर मेरे को ना थोड़ी सी अभी भी प्रॉब्लम है। okay? सो इसमें सर एक प्रॉब्लम है, और ये छोटा सा प्रॉब्लम है। ओके, सो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, सो दिस विल बी द लास्ट एंड द वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट। देखो बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया फेडरलिज्म को फॉलो करता है, यस और नो। लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर कि ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। हाँ सर, तुमने एकता कपूर के सीरियल देखे कभी? हाँ सर, ओए होए सर। तो
एकता कपूर के सीरियल में पता चलता है कि फैमिली को साथ में रखना कितना मुश्किल होता है। वो देखिए बहू बार बार सर सास को तंग करती है, सास बहू को तंग करती है। यू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ सो यही एग्रीमेंट होता ना सर, तो ये ना चलता, ओके, कोई प्रॉब्लम ना होती। लेकिन फेडरलिज्म बड़ी चैलेंजिंग होती है। यू अंडरस्टैंड? सो और खासकर जब एग्रीमेंट बेस्ड ना हो। यू अंडरस्टैंड दिस बात? हाँ, मैं सारे सारे सीरियल्स देखता हूँ, सारे, कभी कभी लूप पे देखता हूँ। अच्छा, एक खत्म होता है मैं दूसरा लगा के देख लेता हूँ, क्या बात है। सो ये मेरा बड़ा ही हाई आईक्यू प्रोग्राम्स होते हैं ना, जितने भी हाई आईक्यू प्रोग्राम्स होते हैं मैं सारे देखता हूँ। अच्छा ओके, अच्छा ओके। सो फेडरलिज्म सर, मेरे को एक क्वेश्चन है, तो मैंने बाबा साहब को फिर फोन किया। सर आप बाबा साहब को बार बार तंग कर रहे हो। सॉरी, मैंने बाबा साहब एक बाबा साहब ट्रू फेडरेशन ही बन जाते पहले ही, ये क्वासी फेडरल काय को बने, हम ट्रू फेडरेशन ही बन जाते। चलो, या तो ट्रू फेडरेशन ना भी बनते, अब तुम यूनिटरी बन जाते। यूनिटरी मतलब एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए। यस और नो? यहाँ पर क्या है, दो गवर्नमेंट्स या दो से ज्यादा गवर्नमेंट्स, एक ही गवर्नमेंट बन जाओ। अब जैसे इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम एक यूनिटरी है, यहाँ पर एक ही गवर्नमेंट है। कहाँ पे बैठती है वो? लंदन में बैठती है। यू अंडरस्टैंड? उनको कोई चिंता ही नहीं, उनको कोई है ही नहीं। वो जिससे काम करवाएंगे, जैसे काउंटीज वाउंटीज वहां के प्रोविंसेस है, उनको वो एहसान करते हैं, बोले देख भाई ये पावर दे रहा हूँ, काम करके आ जाएगी। वहां पर कोई डिविजन ऑफ पावर है ही नहीं, तो यूनिटरी बन जाओ। सर इसमें बड़ी मजा आती है ना, यूनिटरी बनेंगे। या फिर सर ट्रू फेडरेशन बन जाते हैं, अग्रीमेंट करवा देते हैं। ये एकता कपूर वाला फंडा तो ना होता ना कम से कम। ओके, इनको साथ साथ में रखो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। यू अंडरस्टैंड? तो इनका बीच में एग्रीमेंट नहीं है, जब मर्जी ये लोग स्यापा करते रहते हैं, तो कभी नागिन बन जाते हैं। ओके, सो ये सब नहीं चलेगा अपन को। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया कि नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? सो अपन बनेंगे सर ट्रू फेडरेशन। तो ट्रू फेडरेशन कैसे सर? ओके, सो ट्रू फेडरेशन है तो बाबा साहब बोले सिद्धार्थ तू है ना बच्चों जैसी बातें, मैं तंग आ गया तुझसे, कैसा ट्रू फेडरेशन बनेगा? मैंने कहा मतलब कैसा ट्रू फेडरेशन बनेगा? ट्रू फेडरेशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स थे उनको है ना सॉवरेन होना मांगता था। हाँ, वो तेरा बेटा आया था, तूने सुना था ना कि वो जैसे एग्रीमेंट साइन करा था, पापा 5 चॉकलेट दे दो। वो सॉवरेन नहीं था तो तूने एग्रीमेंट नहीं साइन किया ना। तो ये स्टेट जब सॉवरेन ही नहीं थे तो मैं एग्रीमेंट कैसे करता? हाँ, मैंने कहा बाबा साहब सॉरी, मेरे से गलती हो गई। तो अपन ट्रू फेडरेशन तो हो ही नहीं सकते थे। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं समझ में? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सर हम ट्रू फेडरेशन हो नहीं सकते थे, एग्रीमेंट कैसे साइन करेंगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने कहा बाबा साहब अपन क्या बेटर आइडिया है। बाबा साहब बोले बोल। मैंने कहा अपन ने ना यूनिटरी बन जाना मांगता था। ओके, स्टेट्स को कोई पावर ही नहीं देने की, सारी पावर दिल्ली से स्टार्ट होगी। ओके, सारी पावर यूनियन को दे दो। ओके, तो बाबा साहब बोले नहीं बेटा ये भी नहीं हो सकता। मैंने कहा ये क्यों नहीं हो सकता? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो बोले सिद्धार्थ जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्या हो गया सर? हमारा पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट एक वादे पे चला था। क्या वादा था? वादा था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का। कनेक्शन हो गया तुम्हें? ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये देखो ये बीच में आ गया विच एग्रीमेंट। वंस अगेन ये वही है। अरे सर आर यू अंडरस्टैंड? सो ये पूरा वादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे था। हमने ब्रिटिशर से जब लड़ाई की थी तो वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए की थी, यानी कि स्टेट्स की ऑटोनॉमी के लिए की थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। तो ये स्टेट्स की ऑटोनॉमी के लिए हुआ था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर स्टेट्स की ऑटोनॉमी हो गई, ओके, तो सर जैसे ही मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हूं, मैं क्या बोलूं स्टेट्स को? मैं स्टेट्स को क्या बोलूं कि दफा हो जाओ, फिटे मुंह, निकलो यहां से, मैं यूनिटरी हो जाऊंगा? आय हाय सर, इतने कंजर्व थोड़ा हो सकते सर। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो हमको इस वादे को निभाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जहां पर पहली बार प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आया, हमको फेडरल स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? तो व्हाई डिड वी नॉट चूज टू फेडरेशन? वी डिड नॉट चूज टू फेडरेशन। तो तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, वी डिड नॉट चूज टू फेडरेशन बिकॉज हम लोग सॉवरेन स्टेट्स थे ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? सबको समझ में आया? यस सर। सर ऐ तो हो नहीं सकता। ओके, जो है हो नहीं सकता तो क्यों है? और इसकी वजह से, इसका रीजन था बिकॉज अग्रीमेंट हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ओके, और सर आप यूनाइटेड किंगडम क्यों नहीं हो सकते? हम ग्रेट ब्रिटेन की तरह यूनाइटेड किंगडम नहीं हो सकते, इसलिए क्योंकि गाना गाओ, जो वादा किया वो निभाना पड़े। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अपन ने क्या किया, वो अपन बीच के रास्ते में आ गए। कहां पर हो गए? ना अपन ट्रू फेडरेशन रहे, ना अपन यूनिटरी रहे, अपन बन गए व्हाट इज कॉल्ड एज क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी स्टेट।
सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो सर ये आप बोल रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाबा साहेब ने बोला था। यू अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं ऑपर्चुनिस्टिक फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं सर इसको? ऑपर्चुनिस्टिक फेडरलिज्म। मतलब साधारण समय पर हम लोग फेडरल रहते हैं, वक्त आने पर हम लोग यूनिटरी बन जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बाबा साहेब ने बोला था that we can be both unitary as well as federal according to the requirement of times and circumstances. बात समझ में आ रही है या नहीं समझ आ रही? Everyone has understood this part. So बाबा साहब की खुद की लाइन थी that we can be both at the same time. उसी तरह से ग्रैनवेल ऑस्टिन ने बोला था reliance on central power by the British profoundly affected India's future. Indians had neither experienced nor participated in the working of a more traditional federal system. Their immediate, however, experience led to centralization. तो हम लोग क्वासी फेडरल बने जरूर, लेकिन ये हम भूले नहीं, क्योंकि इंग्लैंड ने हमको सिखा दिया था यूनिटरी टेट। तो हमको दोनों आ गए, थोड़ा बहुत ये, थोड़ा बहुत। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट। आई होप तुम्हें ये सब समझ में आया। प्लीज मेक श्योर दैट यू रिवाइज दिस। गॉड ब्लेस एंड जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। और इसको रिवाइज कर लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम पढ़ेंगे वंस अगेन। नहीं सर, वंस अगेन नहीं पढ़ेंगे। ओके, ये मजाक था। ओके, थैंक यू वेरी मच।